लास्ट क्लास व्हाट वी हैव डन, हमने सिंपली ईसीजी कर लिया था, जो ईसीजी पे थे हम उसको कंप्लीट किया। उससे पहले हार्ट बीट, हार्ट साउंड, ये चीज भी हमने कंप्लीट की थी। तो इसके हार्ट डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है पोर्शन जो है, मतलब की बात कर रहा हूँ आर्टरी एंड कैपिलरीज, वेन्यूज, वेन्स वगैरह वगैरह। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर में राइट 3D में ये जो स्ट्रक्चर है वो है एक ब्लड वेसल का, राइट। जिसमें आपको जो रेड टाइप की स्ट्रक्चर दिख रहा है इस साइड पर, लेफ्ट साइड वाला पोर्शन जो है वो है आर्टरी का, राइट। और जो राइट साइड पे आपको थोड़ा सा स्लाइटली ब्लू टाइप का दिख रहा है वो कौन सा है, वेन का है, ठीक है। तो ये है यहाँ पर आर्टरी जो मैंने सिलेक्ट कर रखी है, राइट। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है पूरा का पूरा कौन सा है बच्चों, आर्टरी का पोर्शन, ठीक है। अगर मैं इसमें वेन्स की ओर आपको लिख दूं तो वेन्स राइट साइड पे है, पूरा का स्ट्रक्चर जो है ये है वो वेन का स्ट्रक्चर। अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि वेन है वो आगे जाके वेनलेट्स में कैपिलरीज बन जाती है। यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है नेट लाइक, नहीं ये क्या है आर्टरीज का स्पेसिफिकली कन्वर्ट हुई कैपिलरीज। इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो ये आ गया कैपिलरीज। ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है बच्चों किसका, कैपिलरीज का। फाइन नीडल लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है। तो जब हमने बात की थी तो आर्टरी और वेन की डिफरेंस के बारे में हमने बात की थी, राइट। जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ जो है अलग अलग आपको लेयर देखने को मिलेगा, राइट। तो इस वैसे को ध्यान से देखिए। अब ये देखिए ये जो ट्यूब आपको दिख रही है एकदम, राइट, उसके अंदर आपको अलग अलग काफी सारे लेयर्स देखने को मिलेगा, राइट। जैसे ये पहला लेयर है, राइट। फर्स्ट लेयर जो होता है ना उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको हम क्या कहते हैं, टूनिका एक्सटर्ना। क्या कहते हैं, पहले लेयर को हम कहते हैं टूनिका एक्सटर्ना, राइट। उसके बाद हम गए तो नेक्स्ट लेयर में जो मिडिल लेयर आ जाता है उसको हम कहते हैं टूनिका मीडिया, राइट। और लास्ट इंटरना, टूनिका इंटरना, दिस अंदर की साइड पे आ गया, ठीक है। टूनिका इंटरना, ये तीन अलग अलग टाइप के लेयर से इलास्टिसिटी एंड ऑल इन सब के लिए रिस्पांसिबल है। हमने ऑलरेडी इस पोर्शन को कवर कर लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये पूरी तरीके से यहाँ मेंशन किया है। दिस साइड पे राइट साइड पे देखिए ये ऊपर वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा होगा टूनिका एक्सटर्ना एडवेंशिया, उसके नीचे आप आएंगे तो थोड़ा सा नीचे स्मूथ मसल का स्ट्रक्चर है, ऐसे करते करते आप इंटरनल स्ट्रक्चर पे आ जाएंगे, दैट विल बी द मीडिया। टूनिका मीडिया यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एंड द लास्ट दैट इज द टूनिका इंटरना, राइट। ये पूरा किसका स्ट्रक्चर है, आर्टरी का। सेम नीचे स्ट्रक्चर आपको वेन को देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे आर्टरी और वेन के स्ट्रक्चर में एक आपको जो डिफरेंस दिख रहा है, राइट, वो है वाल्व का। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे जो आर्टरीज है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, वाल देखने को मिल रहा है, जबकि सॉरी वेन जो है उसमें वाल देखने को मिलेगा। और जो आर्टरीज है ऊपर उसमें किसी भी तरीके का आपको वाल देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ कोई प्रेजेंट नहीं होता है। सो वाल्स आर एब्सेंट इन आर्टरीज व्हाइल दे आर प्रेजेंट इन दी वेन। कहाँ प्रेजेंट प्रेजेंट होते हैं। अभी इसलिए प्रेजेंट हो रहे हैं तो वहाँ कोई ना कोई रीजन होगा उसका, विदाउट रीजन कोई भी प्रेजेंट नहीं हो सकता, जैसे हमने बात की थी जैसे पहले क्लास में। तो एक स्पेसिफिक वाल का फंक्शन जैसे हमने समझा था लास्ट क्लास में, तो वो था कि ब्लड के बैक फ्लो को रोकना। क्या काम करेगा, ब्लड जो है उसके बैक फ्लो को रोकने का काम करता है, राइट। तो जैसे जैसे यहाँ पर ब्लड फ्लो का बैक फ्लो रोके जाएगा उस हिसाब से, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर आर्टरीज में जो ब्लड जाता है, राइट, हार्ट की ओर से आता है। जैसे पीछे आपको हार्ट का स्ट्रक्चर दिखेगा, पीछे आपको हार्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये स्ट्रक्चर में से ध्यान से देखिए तो आर्टरी निकल जा रही है, तो इसके साथ इंटरनल पार्ट में आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये जो आपको गेपिंग दिख रही है दैट इज ल्यूमेन, राइट। क्या है, ल्यूमेन है। अब इसमें क्या कौन हो रहा है, ब्लड पास हो रहा है, राइट। ब्लड बहुत सारे अलग अलग सेल्स होंगे जिसमें आरबीसी रेड ब्लड इंक्लूड हो जाते हैं, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स इंक्लूड हो जाते हैं, इवन प्लेटलेट्स भी इंक्लूडेड होते हैं। तो तीन अलग तरीके जो पार्ट की बात हो रही है यहाँ पर इसके अंदर ब्लड की, तो मेजरली ये तीन चीजें यहाँ कवर हो जाती है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो हार्ट से ब्लड आ रहा है ये पूरे एक फोर्स के साथ आएगा। कैसे आएगा, पूरे एक फोर्स के साथ आएगा। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो आर्टरीज है वो ब्रेक ना हो जाए बीच में, इन बिटवीन आर्टरीज ब्रेक ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसलिए आर्टरी जो है उसके पास इलास्टिसिटी होती है, जैसे हमने इससे पहले वाली क्लास में डिस्कस किया था, राइट। आर्टरीज जो है दे विल बी हैविंग मोर इलास्टिसिटी व्हाइल द वेन इज हैविंग लेस इलास्टिसिटी। ये दोनों का मेजर डिफरेंस था। और एक था कि आर्टरी जो होती है उसमें वाल एब्सेंट होते हैं, वेन में वाल्स जो है या तो सेमी ल्यूनर होंगे या फिर लॉन्गर पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। ये पोर्शन हमने कवर अप किया था, ठीक है।
ये देखिए तीनों स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पर इंडिविजुअल दिखाऊंगा। फर्स्ट जो हम देखेंगे दैट विल बी द टूनिका एक्सटर्ना। टूनिका एक्सटर्ना ये वाला जो पोर्शन है वो कौन सा है, टूनिका एक्सटर्ना है। जब हमने बात की थी तब मैंने आपको बताया था कि टूनिका एक्सटर्ना जो है मेनली दैट कंसिस्ट ऑफ व्हाइट फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम कहते हैं कोलाजन फाइबर। सो दैट मींस दे आर मेड अप ऑफ कोलाजन फाइबर। नेक्स्ट कम टूनिका मीडिया, जो आपको यहाँ पर तीन अलग अलग लेयर्स देखने को मिलते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। राइट, टूनिका मीडिया जो है इट इज कंटेनिंग इलास्टिक फाइबर्स एज वेल एज स्मूथ मसल्स। इलास्टिक फाइबर एंड स्मूथ मसल से जो है इसमें प्रेजेंट होता है। और लास्ट में अगर इंटिमा की बात करें, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, तो एंडोथेलियल लेयर आपको देखने को मिलेगा। जनरली जो ये लेयर है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बनता है। ये सारी चीजें आपने क्लास इसी क्लास में चैप्टर नंबर 7 में पढ़ी होगी, जहाँ एनिमल टिश्यूज आया है, जहाँ पर आपने एपिथेलियम टिश्यूज वगैरह के बारे में, कार्डियक टिश्यूज एंड ऑल, ये सारे टिश्यूज के बारे में हमने वहाँ पर ऑलरेडी पढ़ रखा है। राइट, तो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने ओपन है, क्लियर हो गया ये सारे तीनों चीजें। मुझे बताइए किसी को डाउट है इसमें? एक्सटर्ना, मीडिया एंड इंटरना, इससे पूरी की पूरी ब्लड वेसल्स जो है डेवलप होती है। आइदर इट कैन बी आर्टरी और यू कैन से दैट इट कैन बी वेन। ठीक है, डिफरेंस हमने इससे पहले वाले में किया था। ये वेन आ गया। अब जैसे वेन की बात जी, सर हाँ तो देखिए, सर हमने जैसे पहले की क्लास में 10th में पढ़ा होगा सर को आर्टरीज होते हैं सर, वो थिक होती है क्योंकि उसमें सर वो हार्ट से ब्लड ज्यादा प्रेशर में वहां से निकलता है, इसलिए सर आर्टरीज बिल्कुल थिक बिल्कुल। होते हैं सर, उसमें एक लेयर ज्यादा नहीं होगी तो? नहीं नहीं नहीं, ये जो है ना एक्चुअली सेल्स का लेयर ज्यादा होगा। हम जो यहाँ पर बात करें जैसे टूनी का एक्सटर्नल, राइट, तो उसमें एक सेल का लेयर भी हो सकता है, दो सेल का भी लेयर हो सकता है। तो यहाँ जो हम बात करेंगे ना, जब हम बात करेंगे वेन्स की, तो एक पतला सा लेयर होता है इन तीनों का, राइट। और अगर हम आर्टरीज में जाएंगे तो उसकी वॉल थिक होती है, दैट मीन सेल्यूलर लेवल जो है पूरा अंदर लेयर जो है सेल का वो अलग होता है, और उसकी इलास्टिसिटी जो है वो ज्यादा रहती है। तो जब एक हाई प्रेशराइज ब्लड का फ्लो आता है तो आर्टरीज थोड़ी सी फूल जाती है, फ्लड और फिर वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है, ऐसा यस होता सर। है। और वेल वेन जो है उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच में इंटरवल भी आपको वाल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ देखो, ये है एक्सटर्नल, दिस विल बी मीडिया, इंटीमा, और ये है वाल्स। यहाँ पर अंदर की साइड में देखने को मिलेगा वाल्स। और यहाँ देखो मैंने सिलेक्ट किया टूनी का एक्सटर्नल इस वाले में, और यहाँ है हमारी आर्टरीज, उसका मैं सिलेक्ट करता हूँ टूनी का एक्सटर्नल। तो देखने में स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, सेल का लेयर ये कितना ज्यादा मोटा है इसके बीच में। तो ये दोनों एक्सटर्नल और मीडिया के बीच में अगर देखेंगे तो एक लेयर आपको देखने को मिल रहा है, देखो यहाँ पर यस दिस वन, यस सर। जबकि इसमें यहाँ वेन देखो ये नहीं है, ये है टच ना, थोड़ा सा माइनर एक सुन लिया, ये मीडियम ये बराबर हमको छोटा सा लेयर है सीधे से। जब वहाँ थोड़ा ज्यादा मोटा, ये डिफरेंस हो गया, सर वो ताकि वो स्क्रीन हाई लैग हो प्रेशर रही। को एक्सेप्ट कर सके। कौन हार्ट रेट, स्क्रीन, लैग हो रही है सर। ओके गुड, वेट, अभी थोड़ी देर में आ जाऊँ। अब ठीक है, अब देखो दिख रहे हो, देखिए मैं घुमा रहा हूँ, अब दिख रहा है, ठीक है, अब सही है। तो यहाँ देखो ब्लू पोर्शन जो सिलेक्टेड है उसको दिख रहा है आपको, ये वेन है। तो वेन में जो ब्लू पोर्शन मैंने सिलेक्ट किया है वो बहुत ही माइन्यूट है, ठीक है। जबकि यहाँ पर ध्यान से देख लो एक बार, इस पोर्शन को देखो जो मैंने यहाँ पर ब्लू कलर का सिलेक्ट करके रखा है। एक बार डी सिलेक्ट किया और ये मैंने वापस सिलेक्ट किया, राइट, कितना मोटा है वो देखिए वेन की सरफेस का, राइट। अब यहाँ पर हम यस जाते हैं सर। आर्टरीज के ऊपर। हाँ, और यहाँ पर अब देखो आर्टरीज में ये पोर्शन कितना मोटा यहाँ पर है दिस वन, ये डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर उसको क्या करना है, प्रेशर को झेलना है। हाई प्रेशराइज जो चीज आ रही है ना, ब्लड आ रहा है फ्लो, उसको रोकना है, सर ठीक ये है, लेयर मतलब उससे डबल ब्रेक है नहीं ना? होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा, डबल से भी ज्यादा होगा बेटा। यस सर। जी, ये हो गया आर्टरी और वेन। यहाँ पर मैंने आपको वाल्स दिखा दिए, दिस वन सी, इधर अंदर वाल्व है, यहाँ पर एक, ये है वाल्व का स्ट्रक्चर, ठीक है। कहाँ पर प्रेजेंट है, टूनिका इंटीमा जो है उसके साथ कनेक्टेड रहता है, ठीक है। सो वेन वाल्व जो है दैट इज कंटेनिंग स्पेसिफिक टूनिका एक्सटर्नल के साथ अटैच रहते हैं,
फिर धीरे धीरे मीडिया एंड देन ट्यूब कंटेम आपके पास आते हैं, तीनों का लेकर बना हुआ, राइट। और ये जो ल्यूमेन के अंदर जो वाल्व प्रेजेंट है उसका वर्क क्या होता है, टू प्रिवेंट बैक फ्लो, क्या है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करना, राइट। तो अभी वाल्व का डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो आपको उससे ये अंदाजा जरूर आना चाहिए कि ब्लड जो है वो किस डायरेक्शन से आ रहा है। ये नीचे की साइड खुला हुआ है, तो ये लेफ्ट साइड से जहां मेरा माउस पॉइंटर है उस डायरेक्शन से ब्लड आ रहा है, ठीक है, और ऐसा पास होने के यहाँ जा रहा है, ठीक है। अब जब ये पीछे की साइड ब्लड जाएगा तो आप देख सकते हैं जो दोनों वाल्व यहाँ पर खुले हैं उसको भी पीछे धक्का लगेगा और ये दोनों यहाँ पर बंद हो जाएंगे, सिंपल। ये कैपिलरीज है, कैपिलरीज जैसे मैंने बताया, रेस्ट थोड़ा सा आर्टरी जो है उसको और जाके क्या करना है, एक्सटेंड करना है, छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर, राइट। जनरली कैपिलरीज और वेनलेट्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसियस साइट्स होती है जहां से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है एक्सचेंज होता है। एक छोटा सा वीडियो यहाँ पर ब्लड प्रेशर जो है उसके बारे में बात करनी है हमें, तो एक छोटा सा यहाँ पर वीडियो है, राइट। ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, आज का जो टॉपिक है ब्लड प्रेशर लेते हैं ब्लड में, हार्ट डिसऑर्डर भी बात करनी है लेकिन वो लास्ट में है। जैसे आप सबको पता है कि ब्लड जो है वो हार्ट की ओर से मूव होकर आ रहा है, राइट। एज ब्लड मूव्स थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम इट पुट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, और उस प्रेशर को ओवरकम करने के लिए हमने देखा कि आर्टरीज जो है वो इलास्टिक होती है, प्लस उसकी जो मेम्ब्रेन होती है थोड़ी सी अलग सेपरेट होती है, ताकि उस फोर्स को झेल सके, राइट। एंड जनरली ये जो है कैसे होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर जो प्रेशर जनरेट हो रहा है दैट इज कॉज्ड बाय द ब्लड फ्लो विच इज जनरेटेड बाय द हार्ट। जो हार्ट बार बार क्या कर रहा है बच्चों, पंप कर रहा है। तो हार्ट टर्न बाय टर्न अगर पंप करेगा चीजों को तो उसके अकॉर्डिंग वहां पर क्या आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, राइट। और उस प्रेशर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आर्टरी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, आर्टरी जो है ब्रेक नहीं होनी चाहिए और उस प्रेशर को झेल ले पूरी तरीके से। मैं ये कहूँगा क्या करेगा, प्रेशर को झेल लेने की कैपेसिटी उसके पास होनी चाहिए। और ये कहाँ से आती है, उसके पास ये जो तीन लेयर है उसमें से आती है, ठीक है। चलो आगे। अब यहाँ जैसे मैं बात कर रहा हूँ ब्लड प्रेशर की, राइट। तो अगर मैं इसको सिंपली वाइज में बात करें तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड द वॉल ऑफ द ब्लड, ब्लड के थ्रू जो प्रेशर ब्लड वेसल के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है दैट इज नोन एज ब्लड प्रेशर। इन शॉर्ट इसको बी एन पी, कैपिटल में बीपी लिख सकते हैं। एक बार फिर से, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड on the walls of the blood vessels is called blood pressure, right? And the blood pressure in all the arteries is relatively very high, but it will drop with the distance away from the heart. तो हार्ट से जैसे जैसे ब्लड निकल के आर्टरी में जा रहा है बच्चों, ये हाईली प्रेशराइज्ड होगा, उसमें ज्यादा प्रेशर रहेगा। और जैसे जैसे अगर मैं बात करूँ ये हार्ट से दूर चला जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल हार्ट से ब्लड निकला लेग में जाने के लिए, राइट। लेग में भी नीचे टॉप है, अंगूठे उंगलियां जो है उसके पास जाने के लिए। तो जैसे जैसे वहां डायरेक्शन की ओर ज्यादा ज्यादा नजदीक पहुंचेगा और हार्ट से दूर होता जाएगा, वैसे वैसे इसका प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा। मतलब कि डिस्टेंस बढ़ेगा हार्ट से तो प्रेशर कम हो जाए, ठीक है। ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा फ्रॉम आर्टरी टू वेन, जैसे जैसे आर्टरी से वेन की ओर हम ब्लड जाएगा वैसे वैसे ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता जाता है। जनरली अगर आपको ब्लड प्रेशर को बच्चों मेजर करना है तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको कहते हैं स्पिग्मो मैनोमीटर। एक इंस्ट्रूमेंट है स्पिग्मो मैनोमीटर, राइट। ये जनरली क्या करता है, ब्लड प्रेशर को मेजर करता है ऑन ब्रांचियल आर्टरी ऑफ द अपर आर्म। आपने देखा होगा डॉक्टर्स को कई बार कि कुछ बेल्ट जैसा होता है जो हमारे कंधे के पास बांध देते हैं, और एक छोटे से पोर्शन से बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उससे प्रेस करके प्रेशर बढ़ाते हैं, उससे ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। लेफ्ट साइड पे जनरली होता है। और एडल्ट का जो है ब्लड प्रेशर 120/80 आता है जनरली। इसमें जनरली मर्क्यूरी के हिसाब से इसमें एक छोटा सा मर्क्यूरी होता है, राइट, उसके हिसाब से मेजर करते हैं। जैसे मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर जो एडल्ट पर्सन है उसका 120/80 आता है, तो इसमें क्या है, तो 120 जो है दैट इज 120 mm ऑफ मर्क्यूरी, दैट इज द सिस्टोलिक प्रेशर ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन होती है, राइट, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है एट दैट टाइम स्पेसिफिकली जो प्रेशर डेवलप होता है वो होता है 120 mm ऑफ मर्क्यूरी, सिस्टोलिक प्रेशर ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो ये ज्यादा है वेंट्रिकल्स का। अब उसको उल्टा करते हैं वेंट्रिकल्स के बाद, तो 80 mm हो जाता है किसका, डायस्टोलिक प्रेशर, यानी कि रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल बच्चों कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो 120 mm, रिलैक्स हो रही है तो 80 mm। क्लियर। कॉन्ट्रैक्ट होने में थोड़ा ज्यादा प्रेशराइज करना पड़ेगा उनको।
नाउ चिल्ड्रन की अगर हम बात करें तो चिल्ड्रन जो होते हैं, छोटे बच्चे, उनका ब्लड प्रेशर लो होता है अगर हम उसको एडल्ट के साथ कंपेयर करें तो। सो चिल्ड्रन का जो ब्लड प्रेशर है दैट इज लो एज कम्पेयर टू द एडल्ट वन। और ओल्ड एज पे जाएंगे अगर हम, तो ये ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होगा, मतलब एक्स्ट्रा होगा। जैसे कि एडल्ट में मैंने बताया 120/80 है, तो ओल्ड एज पे ये 150/90 हो जाता है। क्यों? बिकॉज जो आर्टरीज होती है वो लेस इलास्टिक हो जाती है, आर्टरीज बिकम्स लेस इलास्टिक, इलास्टिसिटी छोड़ देती है, उसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हो जाता है, 150/90 हो जाता है। 150 कॉन्ट्रैक्शन है, 90 mm जो है वो रिलैक्सेशन का वेंट्रिकल्स का। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट द केमिकल्स व्हिच आर वासोडाइलेटर्स डिक्रीज द ब्लड प्रेशर व्हाइल वासोकंस्ट्रिक्टर्स जो होते हैं दे विल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। दो अलग तरीके की बच्चे यहाँ पर केमिकल्स आ रहे हैं। एक ऐसा केमिकल है जो ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है, राइट, और एक ऐसा केमिकल है जो ब्लड प्रेशर को हाई करता है। तो जो केमिकल ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है उसका नाम है वासोडाइलेटर। क्या नाम है? वासोडाइलेटर। और ऐसा केमिकल जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है दैट इज वासोकंट्रिक्टर्स। ठीक है, वासोकंट्रिक्टर। तो यहाँ ये दो चीज आप याद रखेंगे, वासोडाइलेटर्स एंड वासोकंट्रिक्टर्स। अपार्ट फ्रॉम, जैसे यहाँ एक एक अगर मुझे एग्जांपल लेना है तो मैं वासोडाइलेटर का एग्जांपल में ले लूंगा हिस्टामाइन। राइट, वासोडाइलेटर है हिस्टामिन, मतलब हिस्टामिन अगर किसको प्रोवाइड किया जाए तो उसका ब्लड प्रेशर जो है कम हो जाएगा। और वासोकॉन्ट्रिक्टर में हम ले लेंगे एड्रेनालिन, हार्मोन है, वासोकॉन्ट्रिक्टर है एड्रेनालिन, तो ये क्या करेगा? सिंपली ब्लड प्रेशर को डाउन कर देगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो है, थोड़ा सा ब्लड रिलेटेड, ब्लड प्रेशर रिलेटेड, तो देखते हैं चलिए इसमें क्या आता है। मैंने प्ले किया वीडियो। सी ब्लड जो है सर्कुलेटरी सिस्टम से मूव हो रहा है, एकदम फास्ट फ्लो के साथ ब्लड जा रहा है, तो देखिएगा आप आर्टरी जो है थोड़ी फूल रही है, लेकिन वो ब्रेक नहीं होगी। क्यों ब्रेक नहीं होगी? क्योंकि इलास्टिक नेचर है। सी हाउ इट वर्क्स, कुछ इस तरीके से जा रही है। चलो ये हो गया। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर का एक वीडियो आया है। सिस्टोल और डायस्टोल को मैंने 2 क्लास पहले समझा दिया। एवरेज सिस्टोलिक प्रेशर 120 mm होता है और एवरेज डायस्टोलिक प्रेशर 70 से लेकर 80 मिली mm तक का हो सकता है। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा वो रहेगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एक छोटा सा वीडियो है। ब्लड प्रेशर इज यूज्ड एज सर मेजर ऑफ नॉर्मल कार्डियोवास्कुलर फंक्शन, किस तरीके से काम कर रहा है। सर हाँ, सर वो जब कोई बेबी बोर्न होता है सर, उसकी हार्ट रेट सर ज्यादा होती है सर, वो ब्लड प्रेशर कम होता है सर, ऐसा क्यों होता है? ओके, पहले वीडियो कंप्लीट क्योंकि कर लो। सर हार्ट जितनी हाँ, जल्दी वो पंप करेगा सर उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा ना। नहीं नहीं, वहाँ हार्ट रेट ज्यादा है, पल्स है ना, पल्स अभी आएगा नेक्स्ट जो है हमारा छोटा सा पल्स है। अगर हम पल्स मेजर करते हैं मतलब बोले तो हार्ट बीट जैसे हमारी कैसे होती है 72 प्लस होती है। हार्ट बीट हम यस इससे सर। पहले वाली क्लास में पढ़े थे हम। यस सर। एडल्ट की 72 होती है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो न्यू बॉर्न बेबी होती है उसकी हार्ट बीट डिफरेंट होती है, क्योंकि कार्डियक साइकिल में अलग है। हमारा एडल्ट का कार्डियक साइकिल जो है 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो 60 सेकंड में 72 बीट्स ले लेता है। ठीक है, और उसके सामने हमने ये बताया था कि जो छोटे बेबी है उसका जो है अगर हम बात करें तो उसका जो ये हार्ट बीट जो है वो करीबन ये मान के चलिए 100 बीट्स पर मिनट के आसपास हो सकता है। फीटस में 140 पर मिनट है। अब देखो ये जो है ना हार्ट बीट, वो क्या करता है, ब्लड को बाहर निकालने का काम करता है, थ्रो आउट करता है। तो हर एक बीट का अपना स्पेसिफिक प्रेशर है। ठीक है, हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम्स को बाहर निकाल रहा है, जबकि चिल्ड्रन जो है उसका 100 टाइम्स बाहर निकल रहा है, लेकिन प्रेशर तो जो है हर एक बीट का सेम है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम है ना ब्लड का वो डिफरेंट है। ब्लड का वॉल्यूम जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, हमारे अंदर का जो वॉल्यूम है वो और चाइल्ड के अंदर जो बेबी उसका जो वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम ले लीजिए, कार्डियक आउटपुट ले लीजिए,
कार्डियक इंडेक्स ले लीजिए, ये बदल जाएगी, वहां पर ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि जैसे स्ट्रोक वॉल्यूम हमने 70 ml के आसपास देखा था राइट एडल्ट का, तो ये जो है बच्चों का स्ट्रोक वॉल्यूम अलग हो जाएगा, 70 है तो वहां पर हाई हो जाएगा, क्योंकि बीट्स ज्यादा है, समझ रहे हो, 100 टाइम्स ज्यादा ब्लड जो है बाहर फ्लो आउट हो रहा है हार्ट से, बीट सेम साइज की है right? लेकिन टाइम ड्यूरेशन कम ले रही है, हमारा 0.8 सेकंड ले रही थी, तो ये उससे भी कम ले रही है, क्योंकि अगर 0.8 सेकंड लेती तो 72 बीट्स होती, तो यहाँ पर 0.6 या 0.65 सेकंड टाइम ड्यूरेशन होता है, मतलब 1.5 सेकंड जितना डिफरेंस आएगा। यस सर। क्लियर? ओके। अब बात करते हैं पल्स के बारे में। पल्स आपने ऑलरेडी सुना ही होगा कहीं ना कहीं, जैसे पल्स हम जाते हैं तो डॉक्टर पल्स मेजर करते हैं राइट, तो भाई हाँ क्या दिक्कत है क्या नहीं, तो सबसे पहले वो सिंपली क्या करेगा, पल्स मेजरमेंट करेगा राइट। यहाँ पर जो है पल्स क्या होगा, जैसे मैं अगर बात करूँ स्पेसिफिकली, पल्स जो होता है दैट इज अ काइंड ऑफ वेव ऑफ डिस्टेंशन, दैट मींस rhythmic expansion and relaxation arteries का। What is pulse? Pulse is a wave of distension, that means a rhythmic expansion and relaxation of arteries। कॉन्ट्रेक्शन नहीं है यहाँ पर, एक स्पेसिफिक रिदम के अंदर ये वर्क कर रही है, रिदमिक, ठीक है वो बात है। पल्स जनरली रेडियल आर्टरी में होती है, रिस्ट, जो हमारा रिस्ट होता है वहां से, felt at the radial artery and with the help of pulse the heartbeat can be measured। आप अब अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर को प्रेस करोगे हल्का सा, तो यू विल गेट पल्स राइट, 1 2 3 4 ऐसा करके उसको मेजर कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी राइट। तो जैसे पल्स डेवलप हो रही है वैसे वैसे उसका प्रेशर भी डेवलप हो रहा है। सो पल्स प्रेशर की बात करूं तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर जो हार्ट के ऊपर पड़ रहा है एट द टाइम ऑफ सिस्टोल, और डायस्टोल के टाइम में जो डायस्टोलिक प्रेशर हो रहा है, इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ बच्चों, तो दैट विल बी पल्स प्रेशर, दो पल्स का गैप ही मिल जाएगा राइट। तो अगर नॉर्मल की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल एडल्ट की बात करूँ, तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर होता है 120 mm बाई 80 mm। तो 120 जो है वो क्या सिस्टोलिक प्रेशर है, और 80 जो है डायस्टोलिक रिलैक्सेशन का है। तो सिस्टोलिक 120 mm है, डायस्टोलिक 80 mm है, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं 120 mm माइनस 80 mm, I will get 40 mm। So that 40 mm of mercury Hg, that is the pulse pressure। जैसे मैंने बताया दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। समझ में आया आप लोगों को? पल्स प्रेशर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। हमारा नॉर्मल रूटीन डायस्टोल जो है वो होता है 120 mm और डायस्टोल होता है 80 mm। माइनस कर दिया मैंने, आंसर आया 40 mm, तो मेरा पल्स प्रेशर हो गया 40 mm। क्लियर? तो ये हो गया पल्स। ये पूरा का पूरा जो है ब्लड सर्कुलेटरी राउट से। अब थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन का रूट देख लेते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट वी आर फिनिश्ड विद द चैप्टर्स, हमें थोड़े हार्ट डिजीजेस के बारे में बात करनी है, और उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ ब्लड प्रोटीन की ओर, और एक लिम्फेटिक सिस्टम है राइट। तो अभी हम बात करेंगे ब्लड प्रोटीन, पहला टॉपिक, उसके बाद हम जाएंगे हार्ट के डिसऑर्डर के बारे में, और तीसरा होगा लिम्फेटिक सिस्टम। तीन टॉपिक है कंप्लीट करने। इन तीनों से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं सर्कुलेटरी रूट्स राइट। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होती है विच इज कंसिस्ट ऑफ टू मेन सर्कुलेटरी रूट, दो मेजर रूट आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है पल्मोनरी और दूसरा होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। क्या होता है बच्चों, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड द सेकंड वन विल बी दी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन राइट। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन की अगर हम बात करें राइट, यहाँ पर देखिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ पल्मोनरी। तो देखो ये पल्मोनरी अगर आप ध्यान से देखेंगे, so that is the movement of, you can say, moves the blood between the heart and the lungs right। ये lungs का आपको पोर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सी, ये जो आपको एरिया यहाँ पर देखने को मिल रहा है लंग्स के अंदर का पोर्शन है ठीक है, ये वाला। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो लंग्स है उसके अंदर से ब्लड आ रहा है ऑक्सीजन लेकर हार्ट के पास, और हार्ट का ब्लड जो है वो वापस लंग्स के पास जा रहा है CO2 लेकर।
तो ये इतना सा जो पोर्शन आपको देखने को मिला, दैट विल बी द पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी ये वर्ड बच्चों आता है तो उसका मतलब है समथिंग रिलेटेड विद द लंग्स। सी ये रहे हमारे लंग्स, राइट, और इस लंग्स को हार्ट के साथ मैंने कनेक्ट किया, वो हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन, राइट। अब इसके अलावा जब हार्ट जो है बाकी बॉडी दूसरे टिश्यू के पास जब भेजेगा, हार्ट ब्लड को दूसरे टिश्यू के पास भेजता है, तो उसको कहते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। से क्या कहते हैं उसको हम? सिस्टमेटिक। पहला पार्ट ये था कि हार्ट ने लंग्स को और लंग्स ने हार्ट को ब्लड दिया। सेकेंड है कि हार्ट ने टिश्यू को और टिश्यू ने हार्ट को दिया, दैट विल बी दी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, राइट। बॉडी पार्ट में सारे कोई भी पार्ट छूटेगा नहीं, सी हर एक पार्ट में इंक्लूड हो जाता है। सी अगर आप यहाँ देखेंगे तो पैर की उंगलियां भी सी और ये रेड कलर की जो आ रही है दैट विल बी हार्ट। क्लियर? और ये हमारा हार्ट। सर्कुलेटरी रूट्स पता चल गए, दो रूट होते हैं सर्कुलेशन में, वन विल बी द पल्मोनरी वन एंड सेकंड विल बी द सिस्टमैटिक, राइट। See, pulmonary circulation care हो रहा है। So in the pulmonary circulation loop, if we say that the deoxygenated blood which is exists the heart right ventricle, यहाँ अगर आप देखेंगे इस डायग्राम को देखिए तो राइट वेंट्रिकल में से, राइट दिस वन, राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया, राइट, वो जो है कहाँ जाएगा? ये ब्लड कौन सा आया? राइट में, राइट साइड में जो ब्लड आ रहा है वो उसकी बात कर रहा हूँ। ये जो राइट साइड में जो ब्लड आ रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, राइट। ये राइट एट्रियम है, तो राइट एट्रियम से एंटर हो गया राइट वेंट्रिकल्स में, राइट। Deoxygenated blood exists in the heart's right ventricles है, that will pass through the pulmonary arteries, और ये यहाँ से चला गया, सी ये pulmonary artery है लेफ्ट साइड की, दिख रही है आपको? माउस पॉइंटर पे फोकस करेंगे बच्चे, राइट। ये है राइट एट्रियम, एट्रियम से ब्लड निकला और आया राइट वेंट्रिकल्स में, राइट वेंट्रिकल्स में से उसको फोर्सफुली भेजा गया ऊपर लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज में से चला गया, और राइट पल्मोनरी दोनों साइड में देखिए, राइट साइड जा रही है, एक लेफ्ट साइड जा रही है, राइट। और ये कहाँ चला गया? ब्लड लंग्स के पास चला गया, राइट। क्लियर हो गया? सेम लंग्स के पास जाने के बाद लंग्स से जो ब्लड आ रहा है दैट विल बी फॉर पल्मोनरी वेन से आ रहा है, देखो आ रहा है पल्मोनरी वेन, लेफ्ट पल्मोनरी वेन यहाँ पर है, सेम इस साइड पे आपको राइट पल्मोनरी वेन भी देखने को मिलेगा। तो ये ब्लड आया कहाँ से? सबसे पहले आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से आया लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से सीधा चला गया यहाँ से ये मेजर आर्टरी से बाहर, और ये कहाँ जा रहा है? अब टिश्यू के पास जा रहा है। एनी डाउट्स? समझ में आ रही पल्मोनरी सर्कुलेशन? नहीं आ रही जस्ट लेट मी नो, एक बार फिर से करेंगे पल्मोनरी। एक वीडियो ऑन कर रहा हूँ, अगर आप उसमें भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। मोबाइल का वीडियो ऑन किया है इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ठीक है, आप चाहे तो उसको टेक कर सकते हो। यहाँ ये जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये वाली जो है लेफ्ट और राइट, ये है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी बच्चों, और यहाँ आपको देखने को मिलेगी राइट पल्मोनरी आर्टरी। इसका काम होता है, आर्टरी का काम होता है कि ब्लड को हार्ट से दूर ले जाए, ये हार्ट है अपना, ब्लड को इससे दूर लेके जाना है, तो आर्टरी काम करेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता ऑक्सीजन वाला है कि डी ऑक्सीजन वाला है, आर्टरी का काम होता है कि ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाना बच्चों, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ब्लड जो है इसमें आया कहाँ से आया? सबसे पहले टिश्यू में से आया, तो ये वेन है बड़ी वाली, दिख रही है आपको नीले कलर की, नीले कलर की दिख रही है, ये क्या है? वेन है, ठीक है बच्चों। इस वेन ने क्या किया? ब्लड लाया, ब्लड लाके किस में डाल दिया? पूरा राइट एट्रियम में डाला, राइट एट्रियम में डालने के बाद ये पूरा ब्लड आ गया नीचे राइट वेंट्रिकल में। अब ये ब्लड वापस ऊपर की ओर जा सकता है जब ये प्रेशराइज होकर हार्ट इसको पंप करेगा आर्टरी की ओर, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में जब ब्लड जाएगा तो नीचे से आप दबाओ, इसको प्रेस करो, तो प्रेस करोगे तो इस डायरेक्शन में तो जाएगा ब्लड, इस डायरेक्शन में भी तो जा सकता है ना, तो इस डायरेक्शन में ना जाए इसलिए वाल जो है क्लोज हो जाएगा, ये वाल क्लोज हो जाएगा, और ये सारा का सारा ब्लड यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में लेफ्ट और राइट साइड, और वहां से लंग्स। क्लियर? लंग्स में एक्सचेंज के बाद जो वापस आएगा ब्लड वो यहाँ से यहाँ तक आएगा, और वो आ जाएगा वेन के एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम ने उसको भेज दिया लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ भेजने के बाद ये वाल्व बंद हो जाएगा, फिर एक फोर्स के साथ लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड चला जाएगा इस वाली आर्टरी में, मेजर आर्टरी एरोटा में, और ये एरोटा उसको पूरे टिश्यू में बांट देगी, क्या बैठेगी? पूरे के पूरे टिश्यू में बांटेगी। समझ में आ रही है बच्चों? ये हो गया आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। देखो किस तरीके से पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये है पल्मोनरी ट्रेंक,
तो ये वाला पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, दैट विल बी द पल्मोनरी ट्रंक पोर्शन, मेजर पोर्शन, राइट। उसके बाद ये आ जाएगी पल्मोनरी आर्टरीज। देखो सी आपको यहाँ पर ब्लूइश कलर की देखने को मिलेगी, थोड़ा जूम करते हैं। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रही है जो सिलेक्टेड है, ये दोनों साइड, एक लेफ्ट साइड में जा रही है और एक राइट साइड में जा रही है। कहाँ जा रही है? लंग्स के अंदर जा रही है। ये होगी पल्मोनरी आर्टरीज, राइट। दूसरी आती है पल्मोनरी वेन्स, जो वहां से ब्लड को लेके आ रही है, जो बैक साइड से हमें दिख रहा है। कहाँ से दिख रहा है? बहुत ही आसानी से हमें पूरा का पूरा बैक साइड से देखने को मिल रहा है। आप लोगों को ये बैक साइड पूरा पोर्शन जो है, ये हो गया हमारा पल्मोनरी वेन, राइट। आगे बढ़ते हैं, ब्रोंकाई की ओर चलते हैं। ये वाला जो पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है, दैट विल बी ब्रोंकाई वाला। क्या है ये? ब्रोंकाई। थोड़ा सा नजदीक जाएंगे तो इसको आप इजीली समझ सकते हो, ब्रोंकाई वाला पोर्शन को, ठीक। ये हो गया हमारा ब्रोंकाई वाला, दोनों साइड पे, लेफ्ट एज वेल एज राइट, दोनों साइड पे देखने को मिलेगा, राइट। और अब हम बात करते हैं ट्रकिया। ट्रकिया तो मिडिल वाला पोर्शन है, आप सबको पता है, इसके बारे में आप जानते हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो इसके बारे में नहीं जानता है, राइट। ये पोर्शन क्या करता है इसकी, ट्रकिया का फंक्शन क्या होता है? ये पूरा कवर आपको दिख रहा है, ये जो है एयर को लेके आने का काम कर रहा है, जिसमें आपको सी शेप की आपको बहुत सारी रिंग्स भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसमें मैंने एक सिलेक्ट किया। देखो पूरी की पूरी दिख रही है आपको सी शेप। सी इसलिए है क्योंकि पीछे की साइड में जॉइंट नहीं हुई है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बैक साइड में ये जॉइंट नहीं हो रही है। क्लियर है? चलो बढ़िया। जस्ट अ मिनट, स्क्रीन चली गई है, उसको वापस लाते हैं। याद है इसको? पल्मोनरी आर्टरीज ट्रंक वगैरह में वाला पोर्शन के लिए, पल्मोनरी आर्टरीज स्पेसिफिकली ये वेन। नेक्स्ट जो है वो है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। बच्चों सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के बारे में जैसे मैंने, ऑक्सीजन ब्लड आज, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीजन, सॉरी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। यहाँ लंग्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। कम्युनिकेशन इसके देखिए बच्चों, हार्ट टू टिश्यू और आई कैन से टिश्यू टू हार्ट, इतना ही कम्युनिकेशन, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, ये है हमारा बड़ा वाला अरोटा, जो उसके पीछे से हमने देखा था, याद है? तो बैक साइड से आप जा रहे हैं, ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा जो देखने को मिल रहा है, क्लियर। तो ये जो पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, एक हुक लाइक छड़ी जैसा लग रहा है ना, हाँ, दादाजी की छड़ी लाइक दिख रहा होगा, राइट। तो वो है पूरा अरोटा, जहां से पूरा ब्लड कम्युनिकेट कर रहा है, किस तरफ जा रहा है? ये हार्ट से टिश्यू की ओर, ठीक है। ये है हार्ट। अब सिस्टमेटिक आर्टरी लेते हैं, ये है पूरी की पूरी सिस्टमेटिक आर्टरी जो आपको दिख रही है, ब्लू सिलेक्शन, राइट, सारा का पूरा। उसके बिल्कुल बगल में आपको वेन दिखेगी, सिस्टमेटिक वेन्स, ये वाली। जब ये ब्लू आपको दिख रही है, वो सारी की सारी वेन्स है। और जो रेड है, जिसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, रेड कलर की आर्टरी दिख रही है बच्चों, सिस्टमेटिक आर्टरी। और जो ब्लू कलर का सिलेक्शन है, वो वेन है, सिस्टमेटिक वेन है। अब बात करते हैं वेना कावा। वेना कावा दो अलग तरीके से होता है, एक इंफेरियर एंड द सेकंड विल बी द सुपीरियर। सुपीरियर मतलब जो हार्ट के पास होता है, नजदीक होता है, ऊपर की साइड पे। आपको ये वाला राइट, ये है दो स्पेसिफिक है, सुपीरियर। इंफीरियर जो है उसको बैक साइड का है, जो नीचे की ओर आ रहा है, देख रहे हैं आपको, ऐसे जो नीचे की साइड से निकल के आ रहा है, दैट इज इंफीरियर। जो ऊपर से हार्ट से निकल के आ रहा है,
दैट विल बी सिंपली वे में अगर मैं बात करूं तो दैट विल बी ये आगे पूरा का पूरा बाकी सारा स्ट्रक्चर हट गया है। इनसे दैट एरोटिक आर्क आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, सी पूरा सी शेप का स्ट्रक्चर, राइट। इसमें धीरे धीरे सारे दूसरी चीजें जो है निकल के आएगी। सेम हमारे पूरी बॉडी के अंदर अलग अलग वे में अलग अलग जगह पे बहुत सारी आर्टरीज और वेन लोकेटेड है, राइट। जितने भी पोर्शन आप इमेजिन कर सकते हैं उन सभी टिश्यूज में आपको आर्टरीज देखने को, ठीक। तो ये हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है, आर्टरीज एंड वेन वाला, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्लड में, स्पेसिफिकली ब्लड क्लोटिंग के बारे में। ब्लड की बात कर रहे हैं तो ये हो गया पूरा ब्लड, उसके कंपोनेंट एंड। तो जैसे आप सबको पता है बच्चों, ब्लड जो होता है इट इज मेड अप ऑफ 45% ब्लड सेल्स, 55% ऑफ द प्लाज्मा। दो तरीके से, आपने क्लास 10th में इसके बारे में पढ़ा है। वहां आपने ब्लड क्लोटिंग जो है इस पोर्शन के बारे में भी पढ़ा होगा। ब्लड क्लोटिंग को हीमोस्टेसिस कहते हैं, हीमोस्टेसिस कहते हैं। सो जनरली क्लोट का मतलब होता है कोएगुलेशन या फिर कोएगुलम, दैट इज अ डार्क रेडिश ब्राउन स्कम, छोटा सा बन जाता है। इट फॉर्म मेनली बाय नेटवर्क थ्रेड्स इन विच डेड और डैमेज ब्लड के मिक्सचर होते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। जनरली हम बात करें तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा। ये जो आपको 55% प्लाज्मा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज होती है ब्लड को क्लोट करने की। नॉर्मल ब्लड क्लोटिंग जो है दैट इज टाइम की अगर बात करें तो नॉर्मल ब्लड क्लोटिंग टाइम जो है वो 3 मिनट से लेकर 10 मिनट तक का होता है। चोट लगने के बाद 3 मिनट के अंदर, विद इन 3 मिनट आपका ब्लड क्लोट होना स्टार्ट हो जाता है। एंड द क्लोट इनसाइड द ब्लड वेसल इज नोन एज थ्रोम्बस। जो ब्लड के अंदर क्लोट हो जाता है, वेसल्स के अंदर, मतलब कि मान के चलिए आर्टरीज या वेन के अंदर क्लोटिंग हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बस कहते हैं। और मूविंग थ्रोम्बस इसको कहते हैं इम्बोलस। क्या कहते हैं, इम्बोलस। यानी कि जैसे, हाँ तो सर वो जहाँ पे सर वो फ्लोट हो जाएगा तो सर वहां से तो ब्लड पास ही नहीं हो पाएगा ना। बता, एक स्पेसिफिक पोर्शन पे क्लोट हो जाना है और पूरी आर्टरीज को ब्लॉक कर देना, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ हम बात करेंगे ब्लॉकेज की बात कर रहे हैं, हम ब्लॉकेज की बात नहीं कर रहे हैं, कहीं क्लोटिंग हुआ है एक पोर्शन पे, ठीक है, छोटा सा क्लोट है उसकी बात करेंगे अभी, ठीक है। तो क्लोट नहीं है यहाँ, सॉरी क्लोट है लेकिन ब्लॉक नहीं है, ठीक है। तो अगर वेन या आर्टरी में एक आध साइड पे, जैसे ये वाली जो पोर्शन है यहाँ पर राइट साइड पे थोड़ा सा क्लोट बन गया है, तो उसको कहते हैं थ्रोम्बस। अगर ये यहाँ से निकल गया और ये पूरा घूमते हुए ब्लड में किसी और डायरेक्शन में पहुंचा, कहीं और पड़ा, यानी कि मूवमेंट कर रहा है थ्रोम्बस, तो उसको कहते हैं इनबोलस, ठीक है। और हीमोफीलिया के केस की अगर बात करें तो ब्लड क्लोटिंग थोड़ा सा लेट होती है। हीमोफीलिया मतलब एक सेक्स लिंक डिजीज है, इसमें ब्लड क्लोटिंग थोड़ा सा डिले हो जाती है, लेट हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें तो ब्लड क्लोटिंग के लिए अलग अलग टाइप के फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। एंड जैसे हम बात करें तो एक साइंटिस्ट है मैकरलेन, अगर हम बात करें मैकफरलेन, तो उसने अपना हाइपोथेसिस दिया। तो according to Macfarlane hypothesis, so there you will find 13 different types of factors responsible for blood clotting, or you can say coagulation. But the 4 factors are primary and 9 factors जो होते हैं they are necessary for this process. 4 primary, 9 necessary. 9 + 4 30 according to Macfarlane hypothesis. प्राइमरी फैक्टर्स की अगर हम बात करें, जैसे मैंने बताया कि 4 अलग अलग फैक्टर्स है। एक आ जाएगा फिब्रिनोजन, सेकंड प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ कैल्शियम आयन। अब इसकी बात, सी हाउ ब्लड वर्क, ब्लड फ्लो जो है यहाँ पर छोटा सा वीडियो है, ब्लड कैसे मूवमेंट कर रहा है, एक बार देख लीजिए इसको।
प्लाज्मा में बहुत सारा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। देखो एक्सचेंज साइट पे आ गए, आपको लंग्स के अंदर लेके गए, ये एल्वेओलाई है, एक्सचेंज साइट फॉर ऑक्सीजन एंड CO2। उसमें वाइटामिन हो जाएंगे, न्यूट्रिशन में वाइटामिन, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, मिनरल्स, फैटी एसिड एंड सो मेनी थिंग्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। प्रोडक्शन ऑफ रेड सेल्स, आरबीसी जो है मेजरली, देखिए आप सबको पता है कि ब्लड जो है रेड कलर का दिखता है, राइट। तो ब्लड के रेड कलर का दिखना कोई वजह नहीं है, उसमें एक स्पेसिफिक वजह है, वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, राइट, जिसका अमाउंट बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से वो थोड़ा सा रेड कलर का पिगमेंट है, तो पूरा का पूरा ब्लड जो है रेड दिखेगा। इसको हम इरिथ्रोसाइट कहते हैं, आरबीसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, इरिथ्रोसाइट्स। 40 to 45% ब्लड वॉल्यूम जो है इसकी वजह से बनता है, जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। आरबीसी जो है दे आर गोइंग टू कैरी दी ऑक्सीजन, राइट, फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। इसमें स्पेसिफिकली जो है हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके पास कैपेबिलिटी है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की, और एक सिंगल टाइम पे 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, और इसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स बोन मेरो में होते हैं। ये पूरा का पूरा बोन स्ट्रक्चर आ गया आपके सामने। अब बोन्स जो है स्ट्रॉन्ग, उसके पीछे आप अगर देखेंगे उसके अंदर, तो आपको पोर्स देखने को मिलेंगे उस तरीके से, और इस पोर्स के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लड सेल्स डेवलप होते हैं। हेमेटोपोइसिस की प्रोसेस होती है, ये बन गई आरबीसी। जब मेच्योर आरबीसी बच्चों बनते हैं तो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। मेच्योर रेड ब्लड्स एंटर द ब्लड प्लाज्मा थ्रू एनलार्जमेंट ऑफ कैपिलरीज, जिसको कहते हैं साइनोसॉइड्स। कैपिलरीज एनलार्ज हो जाती है ताकि ब्लड स्ट्रीम में घुस सके आरबीसी, उस प्रोसेस को साइनसोइड्स कहते हैं। प्रोसेस जो है इरिथ्रोपोइटिन एंड आरबीसी प्रोडक्शन। सो सेल्स जो होते हैं दे आर गोइंग टू किडनी एंड लिवर, दे विल प्रोड्यूस द हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो किडनी और लिवर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं आरबीसी प्रोडक्शन। और बाकी आपने किडनी देखी हुई है, दिस वन, लिवर भी देखा हुआ है। ये वीडियो है आरबीसी के फंक्शन का। The blood stream deliver oxygen to cells and remove carbon dioxide through the process, and that is known as internal respiration. Lungs and ऑक्सीजन कैसे कैरी करेंगे, फिर टिश्यू में लेके जाएंगे, ऑक्सीजन को ट्रैप करेंगे, टिश्यू में लेके जाएंगे, एक्सचेंज साइट में लेके जाएंगे, और फिर वहां से वो ऑक्सीजन को CO2 के साथ एक्सचेंज कर लेंगे आगे से। हो गया। इसमें व्हाइट ब्लड सेल आ जाएंगे, प्लेटलेट भी आ जाएगी। तो हमें जो लेके जाना है वो हमारा जो खास है, वो है हमारा प्लेटलेट। ब्लड बॉडी की बात करें तो प्लेटलेट बहुत रोल प्ले करते हैं। So cell fragment, that is platelets, or you can say thrombocyte, it will make up to 2% of the blood, but clotting के टाइम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइमरी जो है 4 डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स होते हैं। ये जो है प्लेटलेट्स है, ये क्या बना दिए, वेब लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। ये हो गया हमारा क्लोटिंग, ब्लड प्रोटीन। ब्लड प्रोटीन दैट इज नोन एज क्लोटिन फैक्टर्स, फिब्रिन थ्रेड्स वगैरह से निकलते हैं। अभी कैसे होते हैं उसकी बात अगर हम करें, तो जैसे मैंने बताया कि प्राइमरी कितने होते हैं, 4 अलग अलग फैक्टर होते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा सिर्फ, और उसमें से दूसरे आरबीसी उसमें से पास ऑन नहीं हो पाए।
फिब्रिनोजन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है जिसको थ्रोम्बोकाइनेस कहते हैं, और कैल्शियम आयन भी होता है। यहाँ जो फर्स्ट थ्री फैक्टर्स मैंने बताया दैट विल बी प्रोटीनियस इन नेचर, मतलब प्रोटीन से बने हुए होते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोथ्रोम्बिन सेकंड फैक्टर जो है is synthesized in the liver in the presence of vitamin K। विटामिन के की प्रेजेंस में लीवर के अंदर प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट जो है सिंथेसाइज होता है। ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है नंबर थ्री थर्ड पोजीशन पे जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन विच इज रिलीज फ्रॉम द इंजर्ड प्लेटलेट्स और यू कैन से इंजर्ड टिश्यू। इंजर्ड टिश्यू रिलीज करेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन, राइट, एंड दिस कन्वर्ट्स प्रोथ्रोम्बिन इनटू द थ्रोम्बिन। ये क्या प्रोसेस कर रहे हैं, ये कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में। सी अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे बुक की तरफ मूव करते हैं। हम थोड़े से ये बुक, अब जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि ये जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन, राइट, अब इसको थोड़ा हम इलाबोरेट करते हैं। हम बात करें ब्लड प्रोटीन की, राइट, थ्रोम्बोप्लास्ट जैसे मैंने बोला टोटल चार है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो रिलीज हो रहा है इंजर्ड टिश्यू से। अब ये क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। सी मतलब ब्लड के पास क्या है, प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है बच्चों, प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट है, और दूसरा ब्लड के पास प्रेजेंट है फिब्रिनोजन। ये दो चीज ब्लड में है और साथ साथ प्लेटलेट है, राइट। अब जब टिश्यू डैमेज हो जाता है तो वहां से रिलीज होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन और यू कैन से थ्रोम्बोकाइनेस, थर्ड फैक्टर, एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स फ्रॉम इंजर्ड प्लेटलेट्स ऑफ द टिश्यू। अब इसका क्या काम है, उसके आसपास जितना भी ब्लड होगा ये थ्रोम्बोप्लास्टिन उस ब्लड में जो प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट कर देगा थ्रोम्बिन में। किसमें कन्वर्ट किया बच्चों, थ्रोम्बिन में, कैल्शियम की प्रेजेंस। ठीक है, थ्रोम्बिन में क्यों कन्वर्ट किया है, क्योंकि ब्लड को चाहिए फिब्रिन प्रोटीन फाइबर बनाने के लिए, और ये फिब्रिन किस में से बनेगा, फिब्रिनोजन से। तो फिब्रिनोजन जो इनएक्टिवेटेड है उसको एक्टिवेट करना है और फिब्रिनोजन को कन्वर्ट करना फिब्रिन में। तो ये काम करता है थ्रोम्बिन करता है, लेकिन ब्लड में थ्रोम्बिन तो है नहीं, तो भाई थ्रोम्बिन कहां से आएगा, थ्रोम्बिन आएगा प्रोथ्रोम्बिन से। तो प्रोथ्रोम्बिन जो है कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, तो प्रोथ्रोम्बिन जो है उसको कन्वर्ट किया जाएगा थ्रोम्बिन पे, जिसमें हेल्प ली जाएगी थ्रोम्बोप्लास्टिन की। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में। फिर ये प्रोथ्रोम्बिन जो है वो वहां जितने भी फिब्रिनोजेंस है, राइट, उन सभी फिब्रिनोजेंस को कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा फिब्रिन, राइट। So the thrombin converts fibrinogen into fibrin and then later it forms the clot। आगे जाके क्या करेगा, क्लॉट फॉर्म करेगा। and the blood cells they are enlarged in the network of fibrin। ये आगे जाके स्ट्रो कलर्ड फ्लूइड बना देगा और ये सेपरेटेड फ्रॉम क्लॉट, क्लॉट से सेपरेट हो जाएगा। इसको हम सीरम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम, सीरम कहते हैं। ठीक है, एज द सीरम डज नॉट हैव फिब्रिनोजन इट कैन नॉट क्लॉट। अब सीरम में फिब्रिनोजन नहीं है तो क्लॉटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि क्लॉटिंग के लिए फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करना जरूरी है, राइट। समझ में आ रही बात आपको कि नहीं आ रही है, फिब्रिनोजन को हमें फिब्रिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जब तक फिब्रिन नहीं बनेगा तब तक ब्लड क्लोटिंग नहीं हो सकती, राइट। सीरम में ये एब्सेंट है मतलब कि वहां पर क्लोटिंग नहीं होगी। क्लियर हो गया, ये हो गया आपका मेजर ब्लड क्लोटिंग, जो चार फैक्टर मैंने बताई यहाँ पर, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड कैल्शियम, ये प्राइमरी चार फैक्टर्स है। और मैकरफ्लेन हाइपोथेसिस जो है, मैकरफ्लेन हाइपोथेसिस उसके अकॉर्डिंग 13 फैक्टर है, तो 9 कौन से भाई कहाँ गए, तो उसके बारे में बात करते हैं। फैक्टर 1, 2, 3 एंड 4। अब आगे हम एसेसरी फैक्टर्स, तो एसेसरी फैक्टर्स की जब हम बात करें तो उसमें आएगा फैक्टर नंबर 5, लेबल फैक्टर, यू कैन से प्रो एक्सेलरी। सो इट हेल्प्स द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ प्रो फ्रॉम द, पूरी तरीके से इसको कन्वर्ट करने में काम कर रहा है, समझ आ रही है पूरी तरीके से। लेबल फैक्टर का फंक्शन क्या है, प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन कंप्लीट कन्वर्जन करने में हेल्प करता है।
6 नंबर में आएगा नो सेपरेट एंटिटी, सो स्पेसिफिक ना, थोड़ा डाउटफुल है। 6 नंबर का जो फैक्टर है वो है तो सही, लेकिन अभी तक उसको आइडेंटिफाई ठीक से नहीं हुआ है, मे बी आप फ्यूचर में कर सकते हैं। नंबर 7 स्टेबल फैक्टर, प्रो कन्वर्टिंग टेस्ट, it accelerates the formation of active thromboplastin। भाई थ्रोम्बोप्लास्टिन जो बन रहा है उसकी प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करेगा, एक्सेलरेट करेगा, बूस्ट कर देगा, ताकि जल्दी जल्दी एक्टिव थ्रोम्बोप्लास्टिन डेवलप हो। नंबर 8 एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन, AHG कहते हैं, एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन, द एब्सेंस ऑफ दिस फैक्टर डिलेस ब्लड क्लॉटिंग। क्या लिखा है? द एब्सेंस ऑफ दिस फैक्टर डिलेस ब्लड क्लॉटिंग, इट विल कॉज हीमोफिलिया ए। व्हाट इट विल कॉज? इट विल cause हीमोफिलिया है, एंड दिस टाइप ऑफ हीमोफिलिया इज मोस्ट कॉमन, 80% कॉमनली आपको ये देखने को मिलेगा। नंबर 9 नंबर बात कर रहे हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कोफैक्टर, PTC। द डेफिशिएंसी ऑफ दिस फैक्टर कॉज हीमोफिलिया बी, एंड अप्रोक्सीमेटली कितनी वैल्यू इसकी? 20% ऑफ हीमोफिलिक पेशेंट जो है उसके पास ये टाइप का हीमोफिलिया टाइप बी प्रेजेंट होता है। द 9 नंबर का जो फैक्टर है दैट इज आल्सो नोन एज क्रिसमस फैक्टर। अभी आ रहा है क्रिसमस, कल परसों है, क्या कहते हैं इसको? प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कोफैक्टर, 9 नंबर का जो फैक्टर है उसको क्रिसमस फैक्टर कहते हैं। एंड हीमोफिलिया बी इज आल्सो नोन एज क्रिसमस डिजीज, क्रिसमस डिजीज भी इसको कहते हैं। नंबर 10 स्टॉर्ट पावर फैक्टर, इट हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। सेम चीज, प्रोथ्रोम्बिन जो है उसको कन्वर्ट करना है थ्रोम्बिन में, उसमें हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटेसेंट, PTA, इट एक्टिवेट्स द इनएक्टिव क्रिसमस फैक्टर। कौन सा है क्रिसमस फैक्टर? तो भाई PTC, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कोफैक्टर, उसको एक्टिवेट करेगा। एंड द डेफिशिएंसी ऑफ दिस कोज अ रेयर टाइप ऑफ ब्लीडर डिजीज, जिसको हम कहते हैं हीमोफिलिया सी, बहुत कम केस में होता है। ठीक है। 12th Hagman's factor, or you can say glass factor, so it converts inactive PTA into the active form। जो inactive PTA है दिस वन राइट, उसको एक्टिव बना देगा, तो ये PTA किसको करेगा? PTC को, यहाँ पर इसको एक्टिव करेगा। समझ में आ रही बात? सारे के सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। सो इट आल्सो डायलेट ब्लड वेसल्स फॉर इंक्रीजिंग देयर परमिएबिलिटी। ब्लड की परमिएबिलिटी जो है, मतलब ब्लड ज्यादातर उसमें से पास हो सके, उसको इंक्रीज करने के लिए स्पेसिफिकली जो ब्लड वेसल्स है उसकी परमिएबिलिटी को इंक्रीज करने का काम हीममेंस फैक्टर करता है 12 नंबर का। और लास्ट 13 नंबर का जो फैक्टर है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, इट causes polymerization of soluble fibrin into the insoluble fibrin। क्या कर रहा है? सोल्यूबल फिब्रिन को इनसोल्यूबल फिब्रिन में कन्वर्ट कर रहा है। एंड आल्सो इनहिबिट द डीपोलराइजेशन, डीपॉलीमराइजेशन, सॉरी, डीपॉलीमराइजेशन को रोकने का काम कर रहा है। क्लियर हो गया? यहाँ पर हमने बात कर ली टोटल 13 फैक्टर, 1 और 3। आपको मेजरली जो पहले 4 फैक्टर थे बच्चों, उनको तो याद रखना है, फिब्रिनोजन, थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड कैल्शियम आयन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर रहते हैं। क्लियर? ओके, अब यहाँ पर क्या दिया है, आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स शोइंग ब्लड क्लॉटिंग, ऐसे फैक्टर्स जो ब्लड क्लॉटिंग को शो करते हैं। ठीक है। इनसाइड बॉडी और आउटसाइड बॉडी, दो अलग अलग वे में बात करेंगे। इनसाइड द बॉडी, हिपेरिन इज अ नेचुरल एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट इन द ब्लड। हमारे ब्लड में हिपेरिन प्रेजेंट होता है जो नेचुरली ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। इट प्रिवेंट्स कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होने देगा। अगर थ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो फिब्रिन जो है आगे जाके ब्लड क्लॉटिंग नहीं करेगा। सो इट डज नॉट अलाउ ब्लड कोएगुलेशन इनसाइड द ब्लड वेसल। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ऐसा आता है बच्चों की, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो क्या हो जाता है? फ्रीज, क्लॉट हो जाता है। बाहर आने के बाद वो क्लॉट नहीं होता है। ऐसा क्यों? तो भाई हमारी बॉडी में हिपेरिन प्रेजेंट है, राइट, और ये हिपेरिन जो है ब्लड क्लॉटिंग क्लॉटिंग को रोक देता है। बाहर आने पे हिपेरिन फंक्शनल नहीं रहता है, तो हमारा ब्लड क्लॉट हो जाएगा। ठीक है। आउटसाइड की बॉडी की बात करते हैं, सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम ऑक्सालेट है, डबल ऑक्सालेट है, एंड ईडीटी है, इथिलीन डाई अमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ईडीटी है, एक डाई है। एंड दी अदर चिलेटिंग एजेंट है, दूसरे जो चिलेटिंग एजेंट है उसको
अगर इसमें ऐड करें, सो दैट विल गोइंग टू बाइंड विद द फ्री कैल्शियम एंड प्रिवेंट द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। जैसे कि आपने समझा, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट जब हो रहा था बच्चों, तो वहां पर Ca+2 चाहिए था। ये वापस आते हैं यहाँ पर डायग्राम पे, है प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन, यहाँ इंपॉर्टेंट है Ca+2। तो अगर ब्लड, आप जब ब्लड डोनेट करते हो, तो बाहर आने के बाद उस पाउच में सोडियम सिट्रेट, सोडियम ऑक्सालेट या डबल ऑक्सालेट या EDTA कुछ ना कुछ होगा। ये क्या करेगा, उस ब्लड के सारे कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाएगा, जितने भी कैल्शियम आयन प्रेजेंट है उनके साथ बाइंड हो जाएगा। बाइंड हो गया तो बिना कैल्शियम के प्रोथ्रोम्बिन जो है थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर ये प्रोसेस स्टॉप हो गई तो ये थ्रोम्बिन आगे जाके फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं करेगा, तो बॉडी के बाहर भी जो हमारा ब्लड है वो क्लॉट नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? तो ये हो गया बॉडी के इनसाइड और आउटसाइड के फैक्टर्स, राइट। अब फैक्टर्स हेजिटिंग ब्लड क्लॉटिंग, कुछ और भी फैक्टर्स है दो। इनसाइड द बॉडी की बात करते हैं। विटामिन के विच इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। अब हमें अगर प्रोथ्रोम्बिन को सिंथेसिस करना है तो वहां चाहिए विटामिन के विच इज द एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन इन द लीवर में, राइट। नाउ इफ इंजेक्टेड इनटू द बॉडी ड्यूरिंग हेमरेज स्टिमुलेट्स ब्लड क्लॉटिंग। हेमरेज के टाइम पे अगर विटामिन के इंसर्ट किया जाता है, इट विल स्टिमुलेट ब्लड क्लॉटिंग, तो ब्लड क्लॉट ज्यादा होगा और जो ब्लड लॉस है वो कम हो जाएगा। बात कर रहे हैं विटामिन के, ठीक है। और जैसे यहाँ ऊपर वाले इनसाइड आउटसाइड द बॉडी में लिखा कि विटामिन के जो है एंटी प्रोथ्रोम्बिन फंक्शन है, राइट। ये ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। डाइक्यूमेरॉल और वारफेरिन इनहिबिट द एक्शन ऑफ विटामिन के, क्योंकि विटामिन के की एक्शन क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन को बूस्ट करता है इनसाइड द बॉडी, राइट। तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। आउटसाइड द बॉडी की बात करते हैं। द ब्लड ओजिंग आउट from injured part can be coagulated by applying pressure or you can say providing rough surface। जो ब्लड बाहर रिलीज होकर आ रहा है, अगर उसको आप रफ सरफेस पर रखो, प्रोवाइड करो, राइट, रफ सरफेस दो, राइट, इंजरी प्लेट सेट को, राइट, तो ये क्या करेंगे, ब्लड क्लोटिंग स्टार्ट हो जाएंगे। और यू कैन से इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दीजिए तो ये क्या करेगा, ब्लड क्लोटिंग एंजाइम जो इसको एक्टिवेट कर देगा। अगर आप बाहर से टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ब्लड क्लोटिंग जो फैक्टर्स है अंदर के, जो भी एंजाइम्स है, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे फास्ट फास्ट। ये वाली चीज, ये हो गया आपका ब्लड क्लोटिंग। एक छोटा सा टॉपिक बचा है हार्ट डिसऑर्डर का। उसके बाद एक लिम्फेटिक सिस्टम आएगी, जो ज्यादा नहीं 2 से 3 मिनट का ही पार्ट है। ये सारी चीज हम पढ़ चुके हैं, आर्टरीज एंड वेन्स वगैरह, ये आर्टरी सिस्टम इन ह्यूमन। जब मैंने आपको आर्टरी और वेन्स के बारे में बात की थी एट द टाइम हमने इसको पढ़ा था, ठीक है। सर हाँ सर वो ब्लड क्लॉटिंग है सर, वो प्लेटलेट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है ना? प्लेटलेट के ऊपर ही डिपेंड करता है बेटा। प्लेटलेट जो है वो वहां से सिग्नल पास करेंगे, तब जाके प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, और वो यस थ्रोम्बिन सर। फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा। ये सिग्नल डैमेज टिश्यू भी दे सकते हैं, लेकिन डैमेज टिश्यू देंगे उससे बेटर जो है एक हेल्दी सेल फटाफट काम करेगा। वो एक एग्जांपल ले लो ना कि कहीं एक्सीडेंट हो गया है, एक नीचे गिर गया, हाथ पैर टूट गया है, वो किसी को मैसेज पास करेगा और दूसरा पर्सन जो हेल्दी उसके पास उसको देख के आया वो मैसेज पास करेगा, तो दोनों में डिफरेंस रहेगा, राइट। तो ये जो यस हेल्दी सर। पर्सन आया है वो प्लेटलेट है, वो तुरंत मैसेज पास ऑन करेगा और वो कन्वर्ट कर देगा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन जो है फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा, और फिब्रिन सीधा प्लेटलेट के साथ मिलके वहां पर एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बना देगा ताकि ब्लड लॉस ना हो, ठीक है। यस ओके, सर। हार्ट डिसऑर्डर की बात करनी है। नंबर 1, हार्ट इकेमिया। नंबर 1 is heart ischemia. The blood supply to the heart muscle is reduced. Myocardium, जो मसल्स है उसका नाम है मायोकार्डियम। क्या कर रही है मसल्स, ब्लड दे, अब भाई हार्ट पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रही है, तो हार्ट को भी तो चाहिए। अगर ये कम हो जाता है, हार्ट के मसल को ब्लड कम मिलता है, तो उस कंडीशन को हार्ट इकेमिया कहते हैं, जो दो अलग अलग वे में है। नंबर 1 एंजिना पेक्टोरिस, क्या है ये, ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल इज रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ नेरोविंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी जो है वो कहां पर लिपटी हुई है, हार्ट के ऊपर, राइट।
वो नैरो हो जाती है, पतली हो जाती है, तो ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। इन टाइप such cases there is no problem in routine work but pain develop during the exercise or you can say exertion. नॉर्मल वर्क में कुछ नहीं होता क्योंकि कोरोनरी आर्टरी थोड़ी सी पतली हुई है, ब्लड सप्लाई कम हुई है हार्ट में, बट इट्स फाइन। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो हार्ट ज्यादा पंप करेगा। भाई हार्ट ज्यादा पंप करेगा तो हार्ट को भी तो अपना खाना चाहिए, मतलब ब्लड चाहिए ना, ऑक्सीजन चाहिए। तो वो कोरोनरी आर्टरी से ब्लड ज्यादा लेने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पर जो कोरोनरी आर्टरी है ऑलरेडी नैरो है, तो उसकी वजह से आपको पेन फील होगा। जो भी पेशेंट होगा एक्सरसाइज करेगा तो पेन फील होगा, हार्ट में पेन। सेकेंड कंडीशन मायोकार्डियल infarction. Myocardial infarction. In this case, the blood supply is totally blocked and the part of the heart tissue becomes dead. भाई ब्लड बिल्कुल नहीं जाएगा हार्ट के किसी पार्ट में, और वो जो पार्ट जहां ब्लड नहीं जा रहा वो डेड हो जाएगा। एंड द डेथ रिजल्ट्स मेनली फ्रॉम फिब्रिलेशन। डेथ पक्की है। हार्ट अटैक में भी सर चीज होती है, राइट। हार्ट अटैक के अंदर कोरोनरी आर्टरी जो है ब्लॉक हो जाती है बच्चों, तो हार्ट को मेजर पार्ट में ब्लड नहीं पहुंचता है, उसकी वजह से हार्ट अटैक आते हैं 1, 2 एंड 3। 3 हार्ट अटैक में पेशेंट सीधा ऊपर। नंबर 2 हो गया नंबर 1। नंबर 2 इज हार्ट ब्लॉक। भाई हार्ट ब्लॉक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ लिखा है कि इन एट्रियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक देयर इज डिले बिटवीन आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। भाई एट्रिया और वेंट्रिकुलर का जो सिस्टोल है वो डिले हो जाता है, राइट। तो लिखा है पी आर इज ग्रेटर देन 0.2 सेकेंड। पी और आर, ये वेव्स की बात हो रही है, पी क्यू आर एस। तो पी आर जो है वो 0.2 सेकेंड से ज्यादा हो गया। सो इन सच केस एवी नोड जो है दैट इज आइदर नॉट स्टिमुलेटेड और स्टिमुलेशन इज डिलेड। या तो कंप्लीट स्टिमुलेट नहीं करेगी या स्टिमुलेशन डिले हो जाएगा, राइट। और बंडल ब्रांच ब्लॉक्ड हो जाएगी तो क्यू आर एस जो है वो 0.1 सेकेंड पे आ जाएगा, ठीक है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स 0.08 सेकेंड का था, ये बढ़ गया। नॉर्मल जो है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स 0.08 सेकेंड का था और ये हो गया 0.1 सेकेंड, बढ़ गया। पीआर जो था उसका इंटरवल 0.18 था, वो बढ़ के 0.2 हो गया, ग्रेटर हो गया। If arterial impulse suddenly fails to be transmitted to the ventricle, then it is known as ventricular escape और एडम्स सिंड्रोम। भाई ये वेंट्रिकल्स जो है स्किप हो जाती है सिस्टोल डायस्टोल के टाइम, सडनली जो आर्टेरियल इंपल्स फेल होती है तो स्किप हो गया, इस केस में हार्ट ब्लॉक हो जाता है। नंबर 3 rhythmic heart disease. It develops due to recurrence of rhythmic fever. The heart valves are damaged due to formation of antibodies and it is an autoimmune disorder. जैसे मैंने आपको ऑटोइम्यून बच्चों सिखाया था, समझाया था, मतलब हमारे ही इम्यून सिस्टम हमारे ही बॉडी में डिजीज कोज कर रही है, एंटीबॉडी ऐसे बना रही है जो हमारे हार्ट वाल्व्स को जाकर डैमेज कर रहे हैं। हार्ट वाल्व्स भी बने तो है ना टिश्यू से ही बने, डैमेज हो जाएंगे हार्ट वाल्व्स। रिदमिक फीवर की वजह से हो रही है, आ रहा फीवर जा रहा, आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा, राइट। तो ये हो गया रिदमिक हार्ट डिजीज। नंबर 4 persistent ductus arteriosus. In fetus, pulmonary aorta and systematic aorta are connected by ductus arteriosus. छोटा बच्चा जो होता है ना, राइट, अभी जो 6 महीने का 7 महीने का होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यानी कि फीटस जो मदर की वूम में प्रेजेंट है, तो उसमें जो पल्मोनरी एरोटा है और सिस्टमेटिक एरोटा है, ये दोनों डक्टस आर्टरियोसस के थ्रू कनेक्टेड है। अब जब बर्थ हो जाएगी बच्चे की, एट द टाइम डक्टस जो है वो डिजनरेट हो जाएगी। Rarely it persists and the blood supply to systematic aorta is reduced which causes congestion in lungs. कुछ केस में ये डिग्रेड डिजनरेट नहीं होती है, इन दैट केसेस कंजेशन हो सकता है लंग्स में, ब्लड फ्लो चेंज हो जाएगा, उसको कहते हैं परसिस्टेंट डक्टस आर्टरियोसिस। जनरली ये बाहर जैसे बेबी कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, ये डिजनरेट हो जाता है बर्थ के बाद। अगर नहीं हुआ तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लंग्स के साथ को जनरेशन करता है। नंबर 5 फिब्रिलेशन, a rapid irregular abnormal and asynchronous ineffective contraction of cardiac muscle, उसको कहते हैं फिब्रिलेशन। एक जो कॉन्ट्रैक्शन होता है बच्चों कार्डियक मसल का, एकदम स्पीड में हो जाता है, रैपिड, कोई रेगुलर बेस पे नहीं होता, इरेगुलर, कभी फास्ट कभी स्लो, मतलब एक जो उसकी रिदम है ना
वो अब उस रिदम से, उस पटरी से बाहर आ गया, एबनॉर्मल हो जाता है, राइट, उस केस को कहते हैं फिब्रिलेशन। Atrial fibrillation may occur due to the rhythmic heart disease and myocardial infarction. Myocardial infarction हो या rhythmic heart disease, इस केस में atrial fibrillation होता है। The ventricular fibrillation may be produced by electrocution. Ventricular fibrillation जो है किसकी वजह से हो रहा है? Electrocution की वजह से हो रहा है। अब if ventricular fibrillation lasts for more than a few minutes, अगर कुछ मिनट से ज्यादा ventricular fibrillation हुआ, it can be fatal. It can be fatal. अच्छा, फेटल का क्या मतलब हुआ बच्चों? यहां पर फेटल मतलब क्या? डेथ। XYZ जो भी पर्सन है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, इस केस को क्या कहते हैं? फेटल। अब यहां पर एक वर्ड है इलेक्ट्रोक्यूशन, ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? यू कैन से इंजरी और किलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। जो इलेक्ट्रिक शॉक आता है वो गायब हो गया, इलेक्ट्रोक्यूरेशन कहते हैं इसको, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन अगर 1 मिनट से ज्यादा हो, 2 मिनट से ज्यादा हो, या कुछ 2-3 मिनट से ज्यादा हो जाए, इट कैन बी फैटल, डेथ हो सकती है वहां पर, राइट। आइए सुधी सर सर वो इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, बताता हूँ। इलेक्ट्रोक्यूशन जो है एक टाइप की इंजरी है, और यू कैन से जो इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट हो रहा है ना पेस मेकर से हार्ट में, ये या तो स्किप हो जाना या जनरेट नहीं हो पाना। तो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल जो हार्ट को चाहिए वो नहीं मिला। तो सर वो हार्ट पंप करना बंद कर देगा ना? यस, लिखा है ना फ्यू मिनट्स तक अगर ऐसा रहा, मतलब वेंट्रिकल वाले पोर्शन पे ये इलेक्ट्रिक शॉक यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक करंट नहीं जाता है, तो अपना फंक्शन जो वेंट्रिकल से छोड़ देता है, इट कैन कॉज फैटल। लिखा है यहाँ पर कंडीशन फैटल, मतलब कि डेथ हो सकती है। मतलब कि हार्ट के जितने भी पार्ट्स है, चाहे आप दोनों वेंट्रिकल ले लीजिए, दोनों एट्रिया ले लीजिए, वो प्रॉपरली फंक्शन करनी चाहिए, राइट। अब वेंट्रिकुलर फिब्रिलाइजेशन हो गया, रैपिड, इरेगुलर, एबनॉर्मल जो भी है, यहाँ पर इलेक्ट्रोक्यूशन हो गया, मतलब कि इलेक्ट्रॉन सही से नहीं पहुंचे, मतलब चार्ज जो है नहीं आया, राइट। तो ये फेटल कंडीशन कॉज कर सकता है। सर हम उसको वापस शुरू कर सकते हैं या फिर वो एक बार बंद हो गया बिल्कुल तो फिर? बिल्कुल नहीं नहीं, उसका एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन होता है, तब तक अगर कोशिश की जाए तो पॉसिबिलिटी से, अदरवाइज नहीं। आपने देखा होगा हार्ट अटैक के केस में या हार्ट प्रॉब्लम के केस में, आपने वो देखे होंगे कि जो मूवीज होती है ना, उसमें डॉक्टर्स कुछ वो जो कपड़ों को प्रेस करने का मशीन आता है ना, उस टाइप का एक चीज कुछ लेके उसको घिस के उसकी चेस्ट पे रखते हैं और एक करंट शॉक देते हैं, राइट। उसका फंक्शन क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक झटका देना, ताकि जो हार्ट के अंदर जो पेस मेकर है ना, वो स्टार्ट हो जाए और सही से करंट देना शुरू कर दे। जब तक हार्ट को प्रॉपर करंट मिलेगा रिदमिक मूवमेंट में, तब तक वो अपनी रिदमिक मूवमेंट करता रहेगा। अगर उसमें कुछ फ्लक्चुएशन आया उस करंट में, तो हार्ट अपना फंक्शन छोड़ देगा। अगर अगर सर 1 मिनट तो बहुत ज्यादा है। अगर सर हम वहाँ पे आर्टिफिशियल पेस मेकर लगा देते हो उसकी जगह पे? बिल्कुल लगता है ना बेटा, बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिस केस में जैसे कि हार्ट अच्छी तरीके से फंक्शनल है, लेकिन उसको जहां से चार्ज मिल रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज मिल रहा है, करंट मिल रहा है पंपिंग के लिए, वो टिश्यू जो है पेस मेकर वो डैमेज हुआ है। इन दैट केस क्या करते हैं डॉक्टर? ऑपरेशन करते हैं। उस केस में डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, और ऑपरेशन करके क्या करते हैं, वहां एक आर्टिफिशियल पेस मेकर डेवलप करते हैं, राइट, अटैच करते हैं। और ये आर्टिफिशियल जो पेस मेकर है, उसका काम क्या है? इलेक्ट्रो करंट जनरेट करने का। समझ में आया? और ये पूरे हार्ट को क्या देगा? इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन करेगा। यस सर। ओके, ओके, तो ये हो गया। नाउ इट कैन बी स्टॉप बाय इलेक्ट्रिक शॉक्स, और यू कैन से बाय इलेक्ट्रॉनिक डिफिब्रिलेशन लेटर्स। इलेक्ट्रिक करंट से भी ये जो है स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द लेटर कैन बी इम्प्लांटेड इन दी पर्सन ऑफ द हाई रिस्क, मतलब आगे जो पर्सन जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, उस केस में इसको इम्प्लांट कर सकते हैं। अब यहाँ पर 3 अलग अलग टाइप की टर्मिनोलॉजी दे रखी है। पहली है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? इट इज द डिसऑर्डर ऑफ आर्टरीज, आर्टरी मतलब ब्लड वेसल्स, राइट, इन विच कोलेस्ट्रॉल
plaque is deposited. कोलेस्ट्रॉल में आपने सुना होगा गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, तो ये अगर कोलेस्ट्रॉल जो एडिशनली वहां पर प्लाक के फॉर्म में जनरेट हो जाता है, डेवलप हो जाता है ब्लड वेसल में, राइट, वो होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। उस कंडीशन को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। सेकेंड कंडीशन जो है वो है आर्टरियोस्क्लेरोसिस। सर वो इस डिजीज में सर आपने वो एक दिन आपने वो स्कूल में दिखा था सर, वो दूसरी आर्टरी में सर उसको कनेक्ट कर देते सर, वैसे ही इसकी ट्रीटमेंट होती है ना? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हार्ट अटैक की बात करें बच्चों, तो हार्ट अटैक में क्या होता है कि बैड कोलेस्ट्रॉल एक टाइप का प्लाक बना देगा, ब्लड वेसल को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ये है हमारी ब्लड वेसल्स, ठीक है। आर्टरी मान के चलिए, कोरोनरी आर्टरी जो हमारी मेजर आर्टरी है, और यहाँ पर इतना सा ब्लॉक डेवलप हुआ, ठीक है। तो अब जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो ब्लड इस डायरेक्शन से आ रहा है, यहाँ से ऊपर से चला जाएगा, राइट। जो ब्लड नीचे आ रहा है वो यहाँ आके इसको ऐसे क्रॉस करके आगे से बढ़ेगा, तो ये इतना गैप ही है, तो ब्लड प्रेशर जो है बदल जाएगा। तो हार्ट क्या करेगा, कुछ सेकंड्स के लिए, यानी कि 1-2 सेकंड नहीं, सेकंड के काफी सारे माइन्यूट पार्ट, 0.01 सेकंड, 0.2 सेकंड, उसके लिए बंद हो जाएगा, बंद होके वापस रिस्टार्ट होगा, और एक हाई प्रेशर के साथ ब्लड को फेंकेगा, ताकि ये जो क्लॉट डेवलप हुआ है वो वहां से निकलकर आगे बढ़ जाए। तो इस क्लॉट को आगे भेजने का काम करता है हार्ट। अगर ये पहला स्ट्रोक पे हुआ, इसको हम कहते हैं हार्ट अटैक, ठीक है। माना कि अगर ये पहले में नहीं हुआ, तो हार्ट क्या करेगा, सेकेंड अटेम्प्ट करेगा। सेकेंड अटेम्प्ट में हार्ट क्या करेगा, उसको पहले से पता है बच्चों की, पहले अटेम्प्ट में उसने जितना प्रेशर लगाया उससे ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहले प्रेशर में ये निकला नहीं। तो सेकेंड प्रेशर में हार्ट थोड़ा ज्यादा प्रेशर करेगा, उसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए अपने आप को बंद करेगा, शट डाउन करके रिस्टार्ट करेगा, और एक अच्छे खासे फोर्स के साथ ब्लड को फेंकेगा। हो सकता है एक क्लॉट निकल जाए, दैट इज द सेकेंड हार्ट अटैक। अगर ये क्लॉट नहीं निकला तो हार्ट समझ जाएगा कि अब मुझे तीसरा जो स्ट्रोक भेजना है, राइट, वो थोड़ा हाई प्रेशराइज होना चाहिए, इसलिए हार्ट कुछ ज्यादा सेकंड के लिए बंद होता है और फिर उस ब्लड को फेंकता है। लेकिन वो हार्ट जो ज्यादा सेकंड के लिए बंद होता है, उसके बाद स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है, तो तीसरे हार्ट में फेटल केस आ जाता है और पर्सन की डेथ हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड किया जाए, राइट, एट सेम टाइम पे, तो इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से जो हार्ट बंद हुआ है ना, वो वापस रिस्टार्ट हो सकता है। समझ में आई केस? अगर इस Yes, केस sir. में अगर हम बात करें, हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, ऑपरेशन कैसे किया जाएगा, इस पोर्शन को, इस आर्टरी को इतना पोर्शन कट कर लिया जाएगा, इसको रिमूव कर देंगे। अब ये इतनी इलास्टिसिटी इसके पास नहीं कि दोनों छेड़ों को खींच के स्टिक कर सके, ठीक है, दोनों छेड़ों को खींच के स्टिक कर सके, इतना वो पावर नहीं है। तो अब क्या करेंगे भाई, हमारी बॉडी में कोरोनरी आर्टरी एडिशनल में 4 अलग अलग जगह पर प्रेजेंट है। हमारे दोनों थाइस पे एक एक प्रेजेंट है, लेफ्ट एंड राइट पे, और हमारे कंधों के पास से जो हाथ है उसमें एक एक प्रेजेंट है। ये गॉड गिफ्टेड है। तो डॉक्टर्स बॉडी कंडीशन के ऊपर, फिटनेस को ध्यान में रखते हुए लोकेशन सिलेक्ट करते हैं, जनरली थाइस को सिलेक्ट करते हैं, वहां से इस आर्टरी को रिमूव करते हैं और उस रिमूव किए गए पोर्शन को यहाँ पर अटैच करते हैं। ये हार्ट ऑपरेशन है। कौन से केस में, कौन से केस में, हार्ट अटैक के केस में सिर्फ, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टरियोस्क्लेरोसिस। सर हम कोई आर्टिफिशियल नहीं लगा सकता, आर्टिफिशियल आर्टरी बना के? नहीं 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 नहीं, आर्टिफिशियल आर्टरी नहीं बन पा रही है लेबों में, बहुत ही कोशिशें करते हैं साइंटिस्ट। आर्टरी भी तो है सेल ना, इट्स अ काइंड ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, राइट। और यहाँ जो चाहिए वो चाहिए कोरोनरी आर्टरी, और ये हाई प्रेशराइज ब्लड को पास ऑन करती है। तो ऐसी आर्टरी होनी चाहिए जो पूरा ब्लड प्रेशर जो है झेल सकती है। तो मोटर से पंप के थ्रू जो पानी निकलता है ना स्टार्टिंग में, मोटर के बिल्कुल पास, वो हाई फोर्स का होता है। तो वहां पर हमें जो पाइप लगाना है वो स्ट्रोंग होना चाहिए। फिर आप 10 किलोमीटर दूर उस पाइप को लेके जा रहे हो बच्चों, या 1 किलोमीटर दूर लंबा पाइप है, तो उस चेहरे पे इतना प्रेशर नहीं होगा, बीच में बढ़ जाएगा। यस सर। ओके, सेकेंड कंडीशन देखो, आर्टरियोस्क्लेरोसिस, दैट इज द हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज ड्यू टू द कैल्सिफिकेशन इन ओल्ड एज। तो ओल्ड एज में कैल्सिफिकेशन हो जाता है, राइट, उसकी वजह से आर्टरीज जो है हार्ड हो जाती है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, व्हाट इज कैल्सिफिकेशन? कैल्सिफिकेशन वर्ड आया, मतलब क्या होगा इसका? सर वो उम्र बढ़ती तो सर वो कैल्शियम की सर वो डिफिशियंसी हो जाती है ना, वो एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट इन द बॉडी टिश्यू, यूज नहीं हो रहा, एक्यूमुलेट हो गया, दैट इज नोन एज कैल्सिफिकेशन।
यस सर। नॉर्मली अगर हम बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ बोन में हेल्प होता है कैल्शियम। आपने सुना होगा ना कि बोन फॉर्म करना है तो वहां पर क्या चाहिए? कैल्शियम सर। यस। तो ओल्ड एज के जो पर्सन होते हैं उसमें एक्यूमुलेट हो जाता है, फंक्शन नहीं कर रहा, इकट्ठा हो रहा है बस, उसको कहते हैं कैल्सिफिकेशन। द इलास्टिसिटी ऑफ द वेसल्स रिड्यूस हो गई, इलास्टिसिटी रिड्यूस हो गई तो वीक, अगर वहां प्रेशर हाई हो गया तो कभी भी टूट भी सकती है, राइट। दिस में ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस से भी इसका रिजल्ट ये आ सकता है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट, थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस, इट इज द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड द ब्लड वेसल। थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोप्लास्ट मतलब कि ब्लड प्लेटलेट, अगर ब्लड वेसल के अंदर ही ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो उसको कहते हैं थ्रोम्बोसिस। तो ये सारे के सारे डिसऑर्डर्स है, किसके रिलेटेड है सारे बच्चों? हार्ट के रिलेटेड है। बहुत ही अच्छा है, शानदार टॉपिक था हमारा ब्लड फ्लूइड्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमने यहाँ ओवर किया है। एक छोटा सा टॉपिक और बाकी है, इसमें अब तक अगर आपको डाउट है तो आप मुझे पूछ लीजिए कि ये सर डाउट है, एल्सवेयर हम उसको आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। छोटा है, अब बड़ा टॉपिक नहीं है। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने बात की थी तो उसमें दो वर्ड आए थे, एक आया था डीपोलराइजेशन और एक आया था रीपोलराइजेशन। मैं भूला नहीं हूं, मैंने आपको बोला था कि उसको क्या करना है, आपको जस्ट सिंपली गूगल करना है। तो अगर आपने किया है तो डीपोलराइजेशन का मतलब मुझे बताइए। एनीवन? नो सर, मुझे सिर्फ सर वो पोलराइजेशन का मीनिंग आता है। ठीक है, गोली मारो। सिंपली बायोलॉजी की लैंग्वेज में, जैसे आपको न्यूरॉन्स आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, तो उसमें यह पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो रहा है सेल से। हमारे सेल्स के पास इंटरनली इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ठीक है। तो डीपोलराइजेशन क्या करता है, एक सेल के चार्ज में चेंज लाता है, राइट। सेल सिंपली एक इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में शिफ्ट होता है और उसका रिजल्ट ये आता है कंक्लूजन कि जो सेल है बच्चों, उसके पास जो अंदर नेगेटिव चार्ज है वो कम हो जाएगा। देखो अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये है एक सेल, सेल ए। तो इस सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, ठीक है। देखो बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है बच्चों। अब डीपोलराइजेशन के केस में क्या होगा, ये सेल का नेगेटिव चार्ज बाहर की साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, सारा नहीं, सारा नहीं, राइट। तो उसकी वजह से रिजल्ट क्या आएगा कि ये जो सेल है उसके अंदर अब नेगेटिव चार्ज बहुत कम हो गया, इसको कहते हैं रीपोलराइजेशन, सॉरी डीपोलराइजेशन। सेल ने नेगेटिव चार्ज लूज किया, समझ में आई बात? क्या है, इसको कहते हैं डीपोलराइजेशन। अगर इसका उल्टा कर दो कि ये सेल जिसके पास चार्जेस कम है, चार्जेस कम है नेगेटिव चार्ज, उसमें चार्ज इंसर्ट किया, अंदर ऐड किया गया और ये वापस नेगेटिव हो गया, बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज उसके अंदर आ गया, उसको कहते हैं रीपोलराइजेशन। क्या कहते हैं? रीपोलराइजेशन, मतलब गेनिंग ऑफ इट्स ओन नेगेटिव चार्ज, दैट इज रीपोलराइजेशन। अब क्लियर है दोनों वर्ड में, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ नोड एंड ऑल था, आपने इसको भी 10th क्लास में पढ़ा होगा। सेम जैसे ब्लड सिस्टम है वैसे ही lymph system के अंदर आरबीसीज एब्सेंट है। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स। lymphatic system, it is the characteristic feature of all the vertebrates and lymphatic vessels are comparable to the blood capillaries and veins। उसके सामने मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ। there is no counterpart of arteries in lymphatic system, मतलब all system except CNS have lymphatic circulation, सभी के पास lymphatic circulation है, सिर्फ central nervous system के पास नहीं है। That as in longer veins the valves are present in the lymphatic vessel also, lymphatic vessel जो उसमें भी valves होते हैं। और लोअर वर्टिब्रेट्स की बात करें जैसे फिशेस, एम्फीबियंस हो गया, तो द लिम्फेटिक हार्ट्स आर आल्सो प्रेजेंट। फ्रॉग में देयर आर 4 सच हार्ट्स, 2 थोरैसिक एंड 2 एब्नॉर्मल। फ्रॉग में देखो 4 हार्ट है, 2 थोरैसिक कैविटी में, 2 एब्डोमिनल कैविटी में, क्लियर? 4 अलग अलग हार्ट, मतलब कि जैसे ब्लड सर्कुलेशन में हार्ट होता है वैसे लिम्फ सर्कुलेशन में भी हार्ट होता है, लेकिन लोअर वर्टिब्रेट में, हमारी लिम्फेटिक सिस्टम में हार्ट नहीं होता उसके लिए।
इन मेमल्स लिम्फेटिक हार्ट आर एब्सेंट बट लिम्फ नोड्स आर प्रेजेंट। हमारे केस में लिम्फ नोड प्रेजेंट होती है, राइट। आगे बढ़ते हैं। The lymph capillaries in human form lymph vessels which join to form lymphatic duct. आगे जाके lymphatic duct बनाएंगे and the lymphatic duct of the left side is known as thoracic duct और right side की जो होती है right lymphatic duct कहते हैं उसको, ठीक है। Both left thoracic duct and right lymphatic duct pour the lymph into the subclavian vein of the specific उसके साइड की। इसको थोड़ा हम सॉफ्टवेयर की हेल्प लेकर देखते हैं। लेट्स मूव स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर में चलते हैं। लिम्फ के बारे में ऑलरेडी आप बहुत कुछ पढ़े होंगे कि भाई लिम्फ ऐसा होता है, ऐसा होता है, उसमें जो है आरबीसीज वगैरह जो है वो एब्सेंट होते हैं एंड ऑल। ये जो है हमारी लिम्फेटिक सिस्टम है, थोड़ा एक छोटा सा वीडियो है लिम्फेटिक सिस्टम का। सी हाउ इट वर्क्स। इसमें आपको लिम्फ नोड्स भी देखने को मिलेगी, लिम्फ वेसल्स एंड ऑल। सी जैसा हमारा पूरा ब्लड सिस्टम होता है ना सर्कुलेटरी, सेम टू सेम है। फंक्शन भी थोड़ा बहुत ही मेजरली सिमिलर कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल। ये लिम्फ नोड है, देखो उसके अंदर मैक्रोफेजेस, इम्यून सेल्स, दूसरे अलग अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट है। वो ग्रीनिश टाइप का दिख रहा है, तो इस तरीके की पूरी सिस्टम है। ये है पूरी की सारी लिम्फ वेसल्स है जो मैंने अभी सिलेक्ट किए। ये स्प्लीन आ गया विच इज कनेक्टेड विद दिस सिस्टम। दिस विल बी द थाइमस, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एंड इट कम्स द लिम्फ नोड्स, ये जो आपको दिख रही है ना डॉट डॉट्स, सारे के सारे लिम्फ नोड्स है, राइट। सो द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ नोड्स, लिम्फ सर वेसल्स, स्प्लीन, थाइमस एंड नोड्स, राइट। यस सर लिम्फ नोड्स का क्या फंक्शन होता है सर? आएगा, अभी आएगा। एक टाइप का जैसे, अच्छा आप जैसे कि मैं आपको इसको सिंपली वे में समझाता हूँ, जैसे आप स्टेयर्स पे कैसे चढ़ते हो। अच्छा आपने जैसे बड़ी स्टेयर्स की बात करें, राइट। फॉर एग्जांपल आप अपार्टमेंट में जा रहे हैं, राइट, और 100 स्टेयर्स है, राइट, या आपकी स्कूल में होगी, तो देखो डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर पे जाने वाली स्टेयर्स बीच में ब्रेक लेती है, टर्न लेती है। तो वहां पर एक चीज बनी हुई होती है जहां से आप टर्न लेते हो, दैट इज लिम्फ नोड, दैट इज द पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, राइट। फिल्टर करता है ये। तो इसका जो फंक्शन है, एक होता है कि फिल्ट्रेशन का काम करता है, किसका, हार्मफुल सब्सटेंस, जैसे बैक्टीरिया ले लीजिए, कैंसरियस सेल्स जो हाईली डिवाइडेड सेल्स है उनको फिल्टर करना है बॉडी से, राइट, इन्फेक्शन के सामने फाइट करना है। तो इसमें लिम्फ नोड जो है अपना रोल प्ले करती है। ये पूरी की पूरी लिम्फेटिक सिस्टम हो गई। जैसे ब्लड सिस्टम थी ना, सेम टू सेम होता है। lymph vessel, this will be the lymph trunk, this will be the venous blood supplying system. ये है थोरासिक डक्ट। सी थोरासिक मतलब चेस्ट वाला पोर्शन आएगा, ठीक है। अब इसमें जो आपको रिलेटेड है उसमें हम बात करेंगे। ये है राइट लिम्फेटिक डक्ट, राइट साइड पे आ गई। और ये वो सारे एरियाज है जिसमें राइट पोर्शन में सारी की सारी लिम्फ जो है फंक्शन करेगी, राइट। और सारा का सारा जो है स्पेसिफिकली लिम्फ जो है राइट साइड पे ट्रांसपोर्ट होगा। फिर हम जाएंगे आगे, थाइमस के बारे में बात किया था हम। टी सेल्स डेवलपमेंट होता है, लिम्फोसाइट एंड ऑल। ये है छोटा सा थाइमस दिख रहा है आपको। सो टी सेल्स आर लिम्फोसाइट दैट डेवलप एंड मैच्योर इनसाइड द थाइमस, इसलिए इसको टी सेल कहते हैं। इसका कंप्लीटली जो डेवलपमेंट है स्टार्टिंग, मतलब बोन कहाँ होते हैं, टी सेल बोन कहाँ होते हैं, प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, तो वो होते हैं बोन मेरो, ठीक है। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि भाई
ये स्प्लीन आ गया। इनसाइड द स्प्लीन एबनॉर्मल ब्लड सेल्स जो है कंज्यूम जो है सेल्स या मैक्रोफेजेस उसको कंप्लीट डिस्ट्रॉय करते हैं, ये स्प्लीन। तो जितने भी आरबीसी 120 डेज के बाद लाइफ स्पैन खत्म हो गई तो सारे के सारे कहाँ आ जाएंगे, स्प्लीन में आ जाएंगे। ये लिम्फ नोड है सारी की सारी। Lymph nodes are capsules of tissue that filter lymph and contain lymphocytes that destroy the pathogens. तो ये एक स्पेस दे रहा है। तो स्टेयर केस में जैसे आप ऊपर चढ़ रहे हो, राइट, तो बीच में वो जो होल्डर होता है जहां पर कोई बच्चा खड़ा हो जाता है और फिल्टर करता है, तुम हमारे स्कूल के नहीं हो, साइड में आ जाओ, तुम ठीक से जूता नहीं पहना है, तो फिल्टर का काम कर रहा है। सेम यहाँ पर ये एरिया प्रोवाइड कर रहा है, राइट। हमारी पूरी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट वे में ये आपको देखने को मिलेगा। देखो ये है पूरी की पूरी लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर, ऐसे होता है, इसके अंदर पूरा काम होता है। अब जैसे हम इसमें लिम्फ नोड वगैरह की बात करते हैं, राइट, तो यहाँ पर आती है बात लिम्फ की। तो लिम्फ क्या है? इट इज मोस्टली डिस्क्राइब्ड एज ब्लड माइनस आरबीसी। मैं ब्लड में से बच्चों आरबीसी हटा देता हूँ तो लिम्फ बन जाएगा। इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी। ब्लड का जो प्लाज्मा है, और ब्लड सेल मैंने सेपरेट कर दिया, ब्लड सेल्स में से मैं ले रहा हूँ डब्ल्यूबीसी सिर्फ, और प्लाज्मा में ऐड कर रहा हूँ डब्ल्यूबीसी, तो प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी दैट इज लिम्फ। In lymph, the number of WBC is lesser, but the number of lymphocytes is greater than the blood. यहाँ पर मैक्रोफेजेस जो है या लिम्फोसाइट्स जो है उसके नंबर ज्यादा है जो फाइट करेंगे पैथोजन से ब्लड के मुकाबले, लेकिन WBC ब्लड में जाता होता है, यहाँ कम होता है। इन कंपेरिजन टू ब्लड प्लाज्मा द प्रोटीन इन लिम्फ दे आर फ्यूअर। तो ब्लड के अंदर जो प्रोटीन होता है बच्चों ज्यादा होता है, और यहाँ पे जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो कम होता है, लोअर होता है। Like plasma, the lymph also contain fibrinogen and hence can also able to clot itself. यहाँ पे भी फिब्रिनोजन है, तो फिब्रिनोजन कैन कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन, और ये आगे जाके ब्लड क्लोटिंग कर सकता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर जो लिम्फ है उसका क्लोटिंग कर सकता है। द लिम्फ आउटसाइड द लिम्फ वेसल इज नोन एज टिश्यू फ्लूइड। जो लिम्फ वेसल से बाहर आ जाता है उसको हम कहते हैं टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या कहते हैं? टिश्यू फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और यू कैन से एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ECF, extracellular fluid, right? So this was all about the lymph and all portion जो हमने यहाँ पर कवर कर लिया, और ये जो चैप्टर है यहाँ पर हो रहा है ओवर। एक बार थोड़ा सा अगर ओवर में देखेंगे कि भाई हमने क्या पढ़ा, इसमें क्या क्या हमने कवर कर लिया। लेट्स सी, चैप्टर नंबर 18 था ब्लडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो इसके अंदर हम बात कर रहे थे जो चीज हम पढ़ चुके हैं अब तक, उसकी बात कर रहे हैं। ब्लड वास्कुलर सिस्टम, ओपन ब्लड वास्कुलर सिस्टम हमने कर ली, एंड क्लोज ब्लड वास्कुलर सिस्टम भी हमने कर ली। उसके बाद हम हार्ट के टाइप के बारे में बात की हमने। फिर हम ह्यूमन हार्ट में गए जिसमें हमने वाल्स, कंडक्टिंग सिस्टम, हार्ट बीट, कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट वगैरह देखा हमने, रेगुलेशन देखा। फिर हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में गए, जो एक पेपर आता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जिस मशीन से प्रिंट निकलती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। फिर हम गए ब्लड प्रेशर में जिसमें पल्स प्रेशर वगैरह देखा, आर्टरीज, वेन, कैपिलरी देखी। आर्टरी ह्यूमन में कैसे होती है, वेन का स्ट्रक्चर ह्यूमन में कैसा होता है, पूरी सिस्टम वो पढ़ी। उसके बाद हम ब्लड क्लोटिंग में गए। उसके बाद हम गए हार्ट के डिसऑर्डर में, हार्ट डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा, और लास्ट में हम आए लिम्फेटिक सिस्टम में। सो ओवर हियर हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, राइट। सो ओवर हियर we have finished the chapter number 18, body fluids and circulation. If you have any kind of doubts, you can ask me the doubts at any time. Thank you very much, students.